जी नमस्कार, मैं शेखर गोरडिया, ओम श्री कार्तिकेय कॉम्प्लेक्स CHS लिमिटेड, वीरा रोड ईस्ट नियर नित्यानंद नगर में रहता हूँ। आज ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि मेरे सगे संबंधियों को, दोस्तों को, मेरे वकील को और जज को मैं एक्सप्लेनेशन दे सकूँ कि मेरी सगी माँ दक्षाबेन गोरडिया और मेरा छोटा भाई राहुल अनिल भाई गोरडिया, जो कि दोनों कांदीवली में रहते हैं, तो ये दोनों जन मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं। और मेरी माँ जो है दक्षाबेन गोरडिया, वो मेरी सगी माँ होते हुए मेरे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, जिसके कारण मैं डिप्रेशन में आ गया हूँ। मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है। मेरी माँ मुझे बार बार छोड़ के, मुझे अकेला रख के छोटे भाई के घर कांदीवली में चली जाती है। अब क्या हुआ है मैं आपको बता देता हूँ। ये थोड़ी स्टोरी जो है थोड़ी आपको बताना ज़रूरी है कि भाई 2011 में मेरे छोटे भाई राहुल गोरडिया की शादी हुई, 2011 में मार्च महीने में। तो तब उसकी उम्र 25 साल की थी और 2009 में उसकी उम्र 23 साल की थी। उस दौरान 2009 में मेरी उम्र 25 साल की थी। मेरे से 2 साल छोटा है वो। तो मैं 2009 से लड़की देख रहा था, लेकिन छोटे भाई बीच में आ गया और उसने बोला मम्मी को और चाचा को कन्विंस किया कि मेरे पास ऑलरेडी लड़की है, तो फिर मुझे शादी करनी है। चाचा ने और चाचा का नाम है मिस्टर मनोज भाई गोरडिया, जो और चाची का नाम है जयश्री बेन मनोज भाई गोरडिया। ये दोनों जन और उनका परिवार, उनका बेटा है भव्य गोरडिया, और इलाबेन जो है गोरडिया, वो मेरी बुआ है, सगी बुआ, वो भी उनके साथ रहती है। वो कार्तिकेय कॉम्प्लेक्स में हमारे ही अपार्टमेंट में डी विंग में ग्राउंड फ्लोर पे ये लोग रहते हैं, 003 में। ठीक है, तो बात यह है कि चाचा और चाची बीच में रहे और छोटे भाई ने मेरे साथ लड़ झगड़ के शादी कर ली। मैंने उसको बोला था कि भाई सबका टर्न बाय टर्न आता है, तो मैं अपने लिए लड़की देख रहा हूँ, तू बीच में क्यों आ रहा है। फिर भी उसने मेरे साथ झगड़ा किया और जो भी शादी का जो रस्म है, फिर जो अपने घर में इस तरीके की कुछ प्रसंग आते हैं, तो उसमें हमें हर एक प्रसंग को अच्छी तरीके से हमें निभाना चाहिए। इसीलिए मैंने उसके गोल्ड धाना का जो रस्म है उसमें भी मैं नहीं गया, क्योंकि मेरे साथ उसने झगड़ा किया था। उसके बाद उसकी शादी हुई, उसमें भी मैं नहीं गया। और उसके पहले कोई डांसिंग पार्टी राहुल की पत्नी फौरम शाह के घर सायन में रखी हुई थी, तो वहाँ पे भी मैं नहीं गया था। शादी से पहले फौरम शाह के माँ बाप के साथ मेरी माँ ने और चाचा ने उनको कमिटमेंट दिया था कि हमारी प्रॉपर्टी अभी अभी गांव में बेची हुई है महुआ में, जिसका पैसा आ गया है, तो इसके लिए छोटे भाई का एक 1 BHK का घर तो मिल जाएगा, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। तो स्टार्टिंग में शादी होने तक उसको पहले भाड़े के घर में रहना पड़ेगा, और जो कि राहुल को और उसकी वाइफ को स्वीकार्य था। धीरे धीरे इसका भी हम लोग रास्ता निकालेंगे। फिर दोनों जन नित्यानंद नगर में 1 BHK में भाड़े के मकान में, शादी होने से पहले उन्होंने प्रोविज़न किया पैसे का। छोटे भाई ने डिपॉजिट का पैसा भरा और हर महीने भाड़ा भरने की तैयारी दिखाई। शादी भी उसने अपने हिसाब से की। शादी में सभी सगे संबंधियों ने इंटरेस्ट जताया और शादी में आए थे, लेकिन उसने मेरे साथ व्यवहार खराब किया था, उसने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया था। इसीलिए मैं उसकी शादी में नहीं गया था कि भाई तुम अपनी
अपना घर के प्रसंग में अपने बड़े भाई के साथ दुर्व्यवहार करके तुम शादी कर रहे हो, तो फिर मुझे तुम्हारी शादी में आने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, इसीलिए मैं उसकी शादी में नहीं गया। अब मेरी माँ जो है शादी के पहले तो बोल रहा था मैं सारे खर्चे उठाऊंगा और मैं अपने हिसाब से शादी कर रहा हूँ, मैं शादी कर रहा हूँ, उसमें तुम्हारा क्या जाता है, ये मेरी मर्ज़ी है। हम ठीक है भाई, तुम्हारी मर्ज़ी, तुम्हारी शादी हो गई, बात ख़त्म। फिर मैं और मेरी माँ हम दोनों जन यहाँ पे 2011 से रह रहे थे कार्तिकेय कॉम्प्लेक्स में। उसके बाद जो हमारी प्रॉपर्टी बेची थी हमने गोरडिया कॉम्प्लेक्स महुआ में, उसका जो पैसा आया था वो 2 साल तक हमारे घर के अंदर ऐसे ही पड़ा रहा। फिर बाद में मैंने वो पैसा मम्मी के खाते के अंदर डाल दिया, क्योंकि ये पप्पा का हिस्सा था। गोरडिया कॉम्प्लेक्स में मेरे पप्पा ने बनाया था और उसके हिस्से के हिसाब से इतना पैसा आया था। फिर वो पैसे को मैंने मम्मी के वो एक्चुअली पैसा मम्मी का ही माना जाता है जनरली। वैसे तो इस हिस्से में 3 जन है, पप्पा ने वसीयत करके नहीं गए थे, इसीलिए जितने भी घर के मेंबर है उतने उसके हिस्से होते हैं। तो वैसे तो 3 जन के 3 हिस्से होते हैं, माँ और 2 बेटे, 3 जन के 3 हिस्से होते हैं। लेकिन मम्मी के ये घर में ऐसे ही पड़ा रहे, कुछ चोरी होने की संभावना हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो फिर बाद में ये पैसे मम्मी के खाते में डालकर उसको एफडी में हमने चढ़ा दिए पैसे। 2 बैंक में खाता खोल लिया, नहीं 3 बैंक में, एक ICICI बैंक, एक पंजाब नेशनल बैंक और एक विजया बैंक, और तीनों बैंक में थोड़े थोड़े पैसे हमने एफडी के तौर पे रख दिए थे। तो उसका ब्याज आता था तो बस। और मैं उस टाइम पे नौकरी कर रहा था, कोई कंपनी में नौकरी कर रहा था, तो हमारा घर उस पैसे से और मेरी नौकरी से चल रहा था। फिर बाद में छोटे भाई बोलने लगा कि मैं भाड़ा भर रहा हूँ और तुम लोग दोनों ऐश कर रहे हो, तो मुझे भी भाड़े का पैसा दो। तो मम्मी मुझे प्रेशराइज़ कर रही थी कि छोटे भाई क्यों भाड़ा भर रहा है और तुम क्यों ऐसा मुफ्त में खाओगे यहाँ पे। मैंने बोला शादी किसने की? उसने ये बोलते हुए शादी की कि खुद को सिंघम, उस टाइम पे अजय देवगन का पिक्चर आया था सिंघम, बाजीराव सिंघम, तो खुद को सिंघम जानते हुए, थोड़ा हीरोगिरी करते हुए उसने शादी मनाई। फिर बाद में बोलने आया कि भाई मेरे पास तो मतलब भाड़ा तो मैं भी आपका बेटा हूँ तो भाड़ा भरना पड़ेगा, मैं क्यों भाड़ा भरूँ। फिर बाद में मम्मी मुझे प्रेशराइज करते हुए ये सब बोलने लगी, तो मैंने मम्मी को बताया कि उसकी बात भी सही है कि भाई वो क्यों भाड़ा भरे, लेकिन हमें उसका भाड़ा भरने की जगह पे अपने पास 1 BHK तो एक है, और इसकी प्राइस उस टाइम पे 33 लाख थी जब ये बातचीत चल रही थी तब। तो 33 लाख का हमारे पास घर तो है। उसके बाद जब ये बातचीत चल रही थी तो हमारे गायत्री मंदिर का प्लॉट वो भी महुआ में हमने बेचा था, तो उसका पैसा भी हमारे हिस्से में करीब 10 लाख रुपया आया था। तो 17 लाख प्लस 10 लाख टोटल 27 लाख रुपया होता है। प्लस मम्मी ने अपना LIC का पैसा जोड़ दिया तो 33, 28, 29, 30, 31 लाख, और 2-3 साल का ब्याज अंदर जोड़ते हुए करीब 38 लाख के आसपास ये पैसा हुआ।
38 लाख के आसपास ये पैसा था। फिर बाद में मैंने बताया कि ये छोटा भाई इस तरीके से बातचीत कर रहा है कि भाड़ा भर दो करके, तो इससे अगर हमारे पास पैसा नहीं होता तो हम लोग ये बोल सकते थे कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है और जो भी है वो ये घर ही है, तो ये घर को बेच के हम तुम्हारा हिस्सा हम कैसे दें, तो हम तुम्हारा भाड़ा कैसे भरें। लेकिन अपने पास पैसा पड़ा था, तो ये जो प्रॉपर्टी का पैसा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट होते हैं, तो दोनों भाई का 2 घर भी हो जाता है, फ्यूचर में मगजमारी भी नहीं रहता है, और मम्मी जो है दोनों भाई के घर जब भी मन चाहे इधर उधर रह सकती है। तो इस तरीके से मैंने मम्मी को और चाचा को और छोटे भाई को ये मैंने बताया था कि हमारे पास पैसा पड़ा है और हमारे घर का ही एक व्यक्ति जो कि भाड़े के मकान में रहता है, ऐसा क्यों? तो पैसा पड़ा है तो फिर उसके हिस्से का आज नहीं तो कल उसको तो देना ही पड़ेगा, तो आज ही उसको दे देते हैं, तो कल को मगजमारी नहीं होवे, बुढ़ापे में मगजमारी होवे। इससे अच्छा जवानी में जब उसको एक्चुअली चाहिए तो उसको दे देना चाहिए, उसको अपना घर उसको हमें दे देना चाहिए। लेकिन शर्त ये रखी थी कि भाई ये पैसा मम्मी का है और 38 लाख रुपीज़ में 1 BHK का घर मीरा रोड में आसानी से आ सकता है, तो तुम मीरा रोड में ही 1 BHK का घर ले लो और ये भी घर मम्मी का ही है, तो मम्मी को जहाँ पे जाना चाहे वहाँ पे वो जाके अपने घर में रह सकती है। ठीक है, उस टाइम पे मेरी शादी नहीं हुई थी जब ये सब बातें चल रही थी उस टाइम पे। फिर 2015 में मेरा एक्सीडेंट हो गया। मेरे लेफ़्ट लेग में टूट के घुटने के नीचे से दोनों पाँव, मतलब एक पाँव के 2 टुकड़े हो गए थे। मेजर एक्सीडेंट था जो कि अक्टूबर 2014 में नहीं, नवंबर 2014 में हो गया था। फिर भक्ति वेदांता हॉस्पिटल में मेरा ऑपरेशन हुआ और बाद में ये पग भगवान की दया से जुड़ गया है। मुझे कोई स्ट्रेचर वगैरह, कोई स्टिक वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और क्योंकि ये पैर के अंदर जान थी इसीलिए ये पैर जुड़ सका। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि ये पैर मैं काफ़ी डिप्रेशन में रहता था कि भाई एक प्रश्नार्थ था मेरे जीवन में कि छोटे भाई की मम्मी ने शादी करवाई तो क्या मेरी नहीं करवाएंगे। छोटे भाई की उसकी मम्मी कुछ ध्यान नहीं दे रही थी। हम लोग अलग अलग लड़कियों को देखने के लिए जाते थे, तो मुंबई में तो भाई हर एक जन को ये समस्या होती ही है। हमको हमारा इनकम देखना पड़ता है, हमारे घर का मेंटेनेंस देखना पड़ता है, खाने पीने का, तबीयत का खर्चा पानी देखना पड़ता है, और ये सब देखने के बाद थोड़ा सा बचत करके, थोड़ा प्रोविज़न करके हमें शादी करनी पड़ती है। तो ये सब फाइनेंशियल भी मैटर देखते हुए उसके बाद शादी करते हैं तो अच्छा रहता है। छोटे भाई ने जब गोल धाना खाया था 2010 के मार्च महीने में, 2010 में मार्च महीने में उसने गोल धाना खाया था। उसके बाद उसने और उसकी बीवी ने, फोरम शाह ने और दोनों ने डिस्कस कर लिया था कि भाई शादी करने के लिए मुझे पैसे इकट्ठा करने पड़ेंगे। तो उसका 18,000 का पगार था और उसने हर महीने पैसा इकट्ठा करना, जमा करना शुरू कर दिया था। उसके बाद 1-1.5 साल के बाद जब उसके पास पैसा जमा हो गया, उसी टाइम पे उसने ये भाड़ा का मकान लेने की सोची, डिपॉजिट का पैसा दे दिया और उसने शादी के लिए पैसे इकट्ठे किए और फिर बाद में उसने शादी की मेरे छोटे भाई ने।
तो हर एक चीज़ के लिए पैसे का प्रोविज़न करना पड़ता है। तो मेरी शादी के लिए भी मेरी शादी हुई 31 दिसंबर 2015 को, 2016 स्टार्ट होने से एक दिन पहले। तो करीब करीब आप ये बोल सकते हैं कि मेरी शादी 2016 में ही हुई है, ऐसा आप बोल सकते हैं। तो मैंने मम्मी बोल रही थी जब मेरी शादी नहीं हुई तो ऐसा बोल रही थी कि वो लड़की ढूंढ के आया तो छोटे भाई को शादी करवा दी, तुम लड़की ढूंढ के आओ तो हम तुम्हारी शादी करवा देते। ये बात भी सही है कि भाई लड़की ढूंढ के आओ तो शादी करवा देते हैं। उसमें भी हमारी जो कास्ट है वो कपोल बनिया कम्युनिटी की कास्ट है। जनरली हम लोग गुजराती कास्ट में हम लोग शादी करते हैं, जो हमारे लेवल के हैं, हमारी कास्ट को बिलोंग करते हैं, या कोई दूसरी कास्ट है, दशा श्रीमाणी कास्ट है, या कोई जैन कास्ट है। लेकिन जिस तरीके से जो व्यवहार होता है उस हिसाब से सूझबूझ के साथ उनके घर वाले कैसे हैं, वो लड़की कैसी है, उसका स्वभाव कैसे है, ठीक है, उसको हमारे तौर तरीके हम किस तरीके से रहते हैं, वो उसको जमेगा कि नहीं जमेगा। फिर बाद में वो लड़की दिखने में कैसी है, बातचीत करने में कैसी है, उसके तौर तरीके कैसे हैं, क्या ये सब मैच होगा कि नहीं होगा। तो ये सब सोचते हुए काफ़ी टाइम लग जाता है। फिर एक दूसरे को मनाने में, बातचीत करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो कभी ऐसा होता है कि भाई कुछ बड़े घराने की लड़की है तो वो मना कर देती कि भाई इतने 1 BHK में हमको नहीं चलेगा, या फिर वो बोलते हैं कि भाई हमारे घर के तौर तरीके ऐसे हैं तो हम ये तौर तरीके नहीं अपना पाएंगे। तौर तरीके में करना क्या है, 2 टाइम का खाना खाना है और दूसरी हमें जॉब करके अपना घर चलाना है और अपने बच्चे का परवरिश के लिए हमें पैसे का प्रोविज़न करना है। और अगर हमको यहाँ पे भारत में नहीं रहना है तो हमें विदेश जाने के लिए भी एक पैसे का प्रोविज़न करके, थोड़ा फोकस करके हमें वहाँ पे कैसे पहुँचे और वहाँ पे सर्विस कैसे करें, कहाँ पे रहे, इसके लिए थोड़ा जानकारी इकट्ठा करके वहाँ पे पहुँचना रहता है। ठीक है, तो 2016 में मेरी शादी हुई। उसके बाद लेकिन उससे पहले मेरी माँ मुझे 2015 के मार्च महीने में हमारा झगड़ा हुआ कि भाई आप छोटे भाई को एक घर क्यों नहीं लेके दे रहे हैं 1 BHK का, तो उसको घर लेके देना चाहिए, नहीं तो फ्यूचर में हम दोनों भाई का झगड़ा हो जाएगा। तो अभी उसकी जवानी है, उसको बैंक से भी लोन मिल सकता है जवानी में, और अभी उसकी रिक्वायरमेंट है तो उसके पगार के हिसाब से लोन भी अगर मिलता है तो उसको घर मिल जाएगा। तो मम्मी ने बोला कि ये पैसे जो है ये तो मेरे पैसे हैं, मैं क्यों दूं। मैंने बोला कि इतने पैसों में आप अपने पास रखेंगे तो अपने ही घर का एक सदस्य ये परेशान हो रहा है, तो हमारे परिवार का एक सदस्य को हम लोग परेशान क्यों करें। ये हमारे परिवार का सदस्य है, उसको परेशान क्यों करें। ठीक है, तो आप उसको एक घर आपके नाम का घर लीजिए और दोनों भाई को एक सरीके का पैसा दीजिए, मतलब। तो मम्मी ने ये पैसा छोटे भाई को दे दिया, लेकिन उसको ज़्यादा पैसा दिया छोटे भाई को। ये घर की वैल्यूएशन 33 लाख थी और मम्मी ने करीब 38 लाख के ऊपर दिया पैसा उसको। मम्मी के गहने वो भी मम्मी, और उसका कबर्ड, मम्मी की जो भी पहनने की जो साड़ियाँ, जो चीज़ें हैं मम्मी की, वो पूरी की पूरी मम्मी उसके घर में साथ में लेके गई। कांदीवली में छोटे भाई ने साई नगर में 12th फ्लोर पे 1204 नंबर में उसने 1 BHK विथ मास्टर बेड का फ्लैट 2017
2017 के अगस्त महीने के आसपास उसने लिया। तो इस बात को अभी 2.5 साल या 2.25 साल हो चुके हैं। अब मेरी जब छोटे भाई की शादी छोटे भाई ने जब घर लिया तो ये तो बाप के पैसे से ही उसका घर लेना था, तो उसमें मेरा तो अप्रूवल था ही। मैंने ही बोल दिया था कि छोटे भाई का दोनों भाई का बंटवारा हो जाता है तो फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं रहता है। वैसे भी मन तो खट्टा हो ही गया था कि छोटे भाई ने शादी पहले कर ली और वो उसने इस हिसाब से शादी की कि शेखर तेरा जो होना हो सो हो, मैंने तो अपनी शादी कर ली, मैंने तो अपना घर बसा लिया। अब ये सेम थिंकिंग मैं करूं कि राहुल तेरा जो होना हो सो हो, तूने शादी कर ली, अब तू भुगत, तुम्हारी चिंता मैं क्यों करूं, तो ये घर जो है तुम्हें क्यों मैं दिला के दूं। ऐसी चिंता अगर मैं करूं तो फिर उसमें और मुझ में फ़र्क क्या रहेगा। तो वैसे भी तो मम्मी ने बोला कि अगर मैं उसको घर दिलाती हूँ तो मैं उसके साथ चली जाऊँगी। तो मैंने कहा कि मेरी शादी अभी तक नहीं हुई है, 2015 की बात कर रहा हूँ, कि तो तुम उसके साथ चली जाओगी तो मेरा खान पान, मैं 2 टाइम का खाना तुम मुझे यहाँ पे देती हो, मैं बाहर कमाने जाता हूँ, मैं अकेला यहाँ पे कैसे रहूँगा। तो मतलब तुम तो 100% में से 60% जो है वो छोटे भाई को देना चाहती हो और 40% के हिसाब से ये घर जो है ये मुझे देना चाहती हो। ये तो बात वो हो गई। तो मेरे साथ ये ज़्यादती क्यों कर रही हो। छोटे भाई की जिद के हिसाब से तुमने उसकी बात मान ली, तुमने उसकी शादी करवा दी और तुम खुद भी उसकी शादी के फेवर में थी, क्योंकि अच्छे घर की लड़की थी, थोड़े बड़े घर की लड़की मिल रही थी छोटे भाई को, इसीलिए उसकी शादी तुमने फौरम शाह के साथ करवा दी और उसने शादी कर ली। लेकिन तुम मुझे अकेला छोड़ के कैसे जा सकती हो। तो मम्मी ने कहा कि बस मुझे जाना है तुम्हारे साथ, वो पैसा थोड़ा अच्छा कमाएगा, थोड़ा ज़्यादा कमाएगा तो उसके साथ मैं रह पाऊँगी, अपना बुढ़ापा निकाल पाऊँगी। तुम थोड़ा कम कमाते हो इसलिए तुम्हारे साथ में अपना बुढ़ापा नहीं गवा सकती। तो मम्मी मेरी शादी से पहले मार्च महीने में छोटा भाई, उसकी वाइफ और उसकी वो दोनों जन और मेरी माँ, ये तीनों जन 2015 में मार्च महीने में या अप्रैल महीने में अहमदाबाद में शिफ्ट हो गए। वहाँ पे भी छोटे भाई ने भाड़े का मकान लिया था। मम्मी अपनी सारी बैंक की डिटेल्स, पासबुक, चेकबुक, फिर अपना जो कबड़ है वो भी मतलब सब मुझे अकेला छोड़ के अहमदाबाद में चली गई थी। वहाँ पे छोटे भाई को मदद करने के लिए सामान रखने, वो जो मुंबई का सामान वहाँ पे ठीक से रखने के लिए, उसकी हेल्प करने के लिए वहाँ पे चली गई थी और वहाँ पे ही उस मम्मी ने रहना पसंद कर लिया था कि भाई मैं अभी छोटे भाई के साथ ही रहूँगी। मुझे अकेला छोड़ के मम्मी छोटे भाई के साथ रहने के लिए चली गई वहाँ पे। अब मैं यहाँ पे डिप्रेशन में मैं काफ़ी रोने लगता था। दोनों टाइम का खाना मुझे बाहर खाना पड़ता था। हमारे दीपक मामा जो है अमरेली वाले, मेरी मम्मी के सगे भाई, राजू मामा अमरेली वाले, जिग्नेश मामा अमरेली वाले, विजय मामा अमरेली वाले, फिर यहाँ पे घाटकोपर में स्थित मधु मामा मम्मी के मामा, फिर विनू मामा मम्मी के मामा, फिर अजय मामा विनू मामा का बेटा, फिर मेरी मौसी पारू मासी जो कि नवी मुंबई में रहती है, पारू बेन, कमलेश भाई दोषी, फिर ये मेरी नीना मासी जो कि दहीसर में रहती है, नीना बेन, राजेश भाई पारेख, और फिर हमारे बकुल मासा जो कि राजकोट में रहते हैं, बकुल भाई मोदी, और नीता मासी जो कि बकुल भाई
मोदी की वाइफ है, मेरी मौसी है, नीताबेन बकुल भाई मोदी। तो इन और अन्य काफ़ी मेरे दोस्तों को इसके बारे में मैंने जानकारी दी कि मेरी माँ मुझे ये मेरे पैर में अभी अभी मेरा एक्सीडेंट हुआ था 2014 के एंड में, नवंबर महीने में, और मार्च महीने में मुझे छोड़ के छोटे भाई के साथ अहमदाबाद चली गई। और तो मुझे तो एक तो पैर में भी काफ़ी दुखावा था, काफ़ी मुझे दर्द हो रहा था, ठीक नहीं हुआ था पूरी तरह से मैं। और उसी दौरान, अच्छा उसके पहले की एक बात बताता हूँ। जनवरी 2015 में एक हादसा हुआ था कि मुझे तो ये जनवरी महीने में करीब 12-13 तारीख हुई थी, 11-12 तारीख या 12-13 तारीख थी। और उस टाइम पे मैंने मम्मी को, मतलब मैं बोल ही रहा था कि मुझे ये छोटे भाई का रोज़ का चिक चिक नहीं चाहिए, कि हमें बंटवारा कर ही देना चाहिए। तो मम्मी अपने मत से बहुत ही रिजिड थी कि अगर बंटवारा होता है तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहने वाली हूँ शिखर, मैं छोटे भाई के साथ ही रहूँगी। ये डिसीजन मम्मी का बहुत गलत था। यह एक लड़का, अब छोटा भाई जो है बार बार प्रेशराइज़ कर रहा है। पहले प्रेशराइज़ किया कि मेरी शादी करवा दो, तो शादी करवा दी। अब प्रेशराइज़ कर रहा है कि मुझे अपना मेरा भाड़ा भर दो, तो इनडायरेक्टली ये यही बोल रहा है कि भाई मुझे अपना भाड़ा हम लोग क्यों चुकाएं। और ये इस तरीके से प्रेशराइज़ कर रहा था। फिर बाद में हमने सोच लिया कि भाई इसको अपना खुद का घर ही दे देते हैं, लेकिन शर्त ये रखी थी कि दोनों घर में मम्मी का नाम रहेगा। लेकिन मम्मी ये मानने के लिए तैयार नहीं थी। मम्मी ये बोल रही थी कि ये जो मैं तो छोटे भाई के साथ ही रहूँगी। छोटे भाई की शादी होने के बाद मम्मी मुझे तर छोड़ने लगी थी। मम्मी मुझे ये बोलने लगी थी कि तुम्हारी शादी कभी नहीं होगी। फिर मम्मी मुझे ये बोलने लगी तुम्हारा भाई आगे बढ़ गया, अब तुम कभी आगे नहीं बढ़ सकते, तुम कभी आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, ये मेरा श्राप है। इस तरीके से मम्मी मुझसे घर में मुझे टॉर्चर कर रही थी। और फिर बाद में मुझे भी थोड़ा असंतोष था कि भाई छोटे भाई की शादी करवाई और मेरी नहीं करवाएगी। तो फिर उस दौरान तो ये बाद में बिपिन भाई संघवी ये उस टाइम पे 12 या 11 जनवरी 2015 को पिक्चर में आए कि हमने बुलाया था उसको कि भाई कैसे भी करके हमारा बंटवारा कराओ। तो बिपिन भाई संघवी ने मेरे चाचा को फ़ोन किया था कि भाई शेखर और मम्मी ये सब बुला रहे हैं और मुझे जाना है उनके घर बातचीत करने के लिए, तो मैं क्या करूं वहाँ पे जाके। तो चाचा ने बिपिन संघवी को बोल दिया था कि वहाँ पे शेखर को वहाँ पे मार के और सब मार के वहाँ से निकल जाना है। तो बिपिन संघवी जो कि महुआ में हमारा जो वंडा है, जो हमारा कपोल बनिया समाज का हमारा वंडा है, वहाँ पे वहाँ उसके करता हरता थे वहाँ पे और हैं। पहले किशन भाई दोषी थे महुआ में हमारे वनडे के करता हरता, उसके बाद बिपिन संघवी वो बन गए थे। तो वो हमारे दूर के फूफा होते हैं, हमारे सगे संबंधी है जरा दूर के। तो बिपिन संघवी और उनकी वाइफ दोनों जन आए थे 11 या 12 तारीख जनवरी को 2015 को। उन्होंने घर में वो आए तो पहले से ही उनको क्या करना था घर के अंदर वो उनको पता था। मैं लंगड़ाती हालत में अपने बेड के ऊपर बैठा था, लेकिन मुझे इस बात का सॉल्यूशन लाना था, क्योंकि मम्मी रोज़ मुझे प्रेशराइज़ कर रही थी, क्योंकि मम्मी को छोटा भाई प्रेशराइज़ कर रहा था कि उसको घर चाहिए, नहीं उसको भाड़ा भर दो, छोटा शेखर बड़ा भाई क्यों ऐसे ही रहे और मैं क्यों बिना मकान के घर में रहूं। तो इस तरीके से प्रेशर कर रहा था।
शादी की उस टाइम पे तो मतलब सीना चौड़ा करके सीना तान के की थी कि नहीं नहीं मैं कमा लूँगा, मैं अपने इसे मैं खुद अपने पैसों पे अपने बल पे खड़ा हो जाऊँगा। शादी होने के टाइम पे तो ये सब बातचीत हुई थी। फिर और तो इसका समर्थन करते हुए जब उसकी शादी हुई तो ये सब चीज़ों का समर्थन करते हुए मेरे सब मामा मौसी और फूफा फूफी वो सब जन मेरे सगे संबंधियों ने राहुल का बहुमान करते हुए छोटे भाई अपने बलबूते पे खड़ा होना चाहते हैं ये सब जानते हुए बड़ी खुशी व्यक्त करते हुए उसकी शादी करवाती। लेकिन पीछे से क्या होने वाला है वो उनको नहीं पता था। लेकिन वो लोग भी काफ़ी होशियार रहते हैं, स्टेप बाय स्टेप सब हर चीज़ होती है। अभी पहला स्टेप लेते हैं उसकी शादी करवाने का, फिर बाद में तो स्टेप बाय स्टेप होना ही होना है। तो ये स्टेप बाय स्टेप का काम करते हुए छोटे भाई ने ये पगथिया रखना चालू किया कि भाई अब शादी हो गई, अब ये भाड़े के पैसे के लिए मांगनी करो। फिर बाद में मैंने बोला कि अब उसको उसका घर भी दे दो, तो उस हिसाब से उसका काम सेटल हो गया। लेकिन मम्मी ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि शेखर बड़ा बेटा है तो अब उसका क्या। फिर भी मैंने अपने तरीके से एक लड़की मैंने ढूंढी। मैंने मम्मी को बताया कि अब ये लड़की मेरी खबर निकालने के लिए जनवरी महीने में आई है। कम नहीं, वो जो विपिन संघवी थे वो करीब हाँ वो करीब 15 या 16 तारीख को आए थे, या उससे शायद 20 तारीख को आए थे, जनवरी 20 तारीख को। लेकिन मेरी वाइफ जो है वैशाखी वो लोहाना समाज की थी। वो आई थी मेरी खबर निकालने के लिए जनवरी के 9-10 तारीख को। फिर बाद में मैंने उनको बोला कि मैं लड़की ढूंढ रहा हूँ, ये मेरा घर देख लो, तो आपको अगर इंटरेस्ट है तो हम लोग बातचीत और आगे बढ़ाए, आप अपने मम्मी पापा से बात कर लेना, ये मेरी मम्मी है, आप देख लीजिए, ठीक है। तो घर बार देखने के बाद मम्मी और मेरे साथ बातचीत करने के बाद मेरी वाइफ ने अपने माँ बाप से बात की। कुछ ही टाइम के अंदर हमारी शादी फिक्स होने को आई। और फिर मम्मी तो मार्च 2015 को तो अहमदाबाद चली गई थी। अच्छा, विपिन संघवी ने मारा मारी की जनवरी 20 को। उस टाइम पे मैंने लंगड़ाती हालत में मैं काशीमीरा पुलिस स्टेशन में पहुंचा और वहाँ पे विपिन संघवी के खिलाफ़ एनसी दर्ज करवाई। वो एनसी का कॉपी आज भी मेरे पास पड़ा है। तो और विपिन संघवी ने मम्मी और छोटे भाई को बोला कि मैं आपके घर आपके काम के लिए आता हूँ, और ये पुलिस स्टेशन में जाके शेखर मेरे खिलाफ़ कंप्लेन करवाता है तो ये बहुत गलत बात होती है, तो आप लोग को मेरा साथ देना पड़ेगा और पुलिस स्टेशन में चलना पड़ेगा। तो छोटे भाई ने मम्मी को बोल के हाँ चलो हम पुलिस स्टेशन में जाते हैं। विपिन संघवी इज़ ए थर्ड पर्सन। वो हमारे घर में आके हमारे परिवार के एक सदस्य यानी कि मुझे मारते हुए और बंटवारा करने की कोशिश करता है, तो उसको मुझे बचाने के लिए माँ या छोटा भाई ये दोनों जन सामने नहीं आते हैं, तो फिर मुझे तो पुलिस स्टेशन में उसकी कंप्लेन करने जाना ही पड़ेगा। जब ये मीटिंग हो रही थी उस टाइम पे एक मेरे दोस्त है एस्टेट ब्रोकर ड्रीम होम्स वाले मुकेश भाई वोरा, वो भी आए थे यहाँ पे ये मीटिंग में। उसने ये सब चीज़ देखा। फिर मैं जैसे खड़ा होके पुलिस स्टेशन चला गया तो बाद में विपिन संघवी, मेरी माँ और छोटा भाई तीनों जन वहाँ पे आए, और विपिन संघवी के कहने पर छोटे भाई ने और माँ ने
दोनों ने मेरे खिलाफ वहाँ पे एनसी करवाया। तो बातचीत किसके लिए चल रही थी? छोटे भाई को घर दिलाने के लिए। और मेरी क्या मांग थी कि दोनों बेटों को एक तरीके का हिस्सा दे, 50-50%। और 50-50% मतलब माँ के नाम का 2 घर 50-50% में, कि एक ये घर की वैल्यूएशन 33 लाख है तो दूसरे घर की वैल्यूएशन भी 33 लाख में मम्मी के नाम पे होना चाहिए। तो ये मेरी मांग थी, ठीक है। तो मम्मी उस टाइम पे मम्मी ये उस टाइम पे बोलने लगी कि मैं छोटे भाई के साथ रहूँगी। और मैंने बोला कि बिपिन संघवी आके सही निर्णय करेंगे। तो वहाँ पे ये किसके लिए ये बुलाई गई थी मीटिंग? एक्चुअली तो छोटे भाई के लिए, कि भाई उसको घर मिले, क्योंकि उसकी बहुत टाइम से मांगनी थी कि भाई मेरा घर का भाड़ा भरो। तो जब बिपिन संघवी मुझे मार रहा था तो उसको बचाना चाहिए कि हमारे घर के सदस्य को तुम क्यों मार रहे हो? तुम तो बाहर के आदमी, ये मीटिंग हमारे घर के अंदर हो रही है, हमारे लिए हो रही है, लेकिन तुम उसको क्यों मार रहे हो? हाँ। उसके बाद छोटे भाई की बात मानते हुए मेरी मम्मी ने और छोटे भाई ने काशी मीरा पुलिस स्टेशन में मेरे खिलाफ एनसी दर्ज करवाई। और बिपिन संघवी वहाँ पे सामने खड़ा था और उसकी वाइफ भी खड़ी थी वहाँ पे। और हकीकत में उसमें प्रॉब्लम किसका था? बिपिन संघवी का। लेकिन एनसी, मुझे बहुत बुरा लगा कि मेरी सगी माँ छोटे भाई के साथ मिलके मेरे खिलाफ एनसी दर्ज करवा रही है। बहुत बुरा लगा मुझे। एक ज्यादती कर रही है मेरी माँ और मेरा छोटा भाई दोनों। उसके बाद मैं वहाँ पे एनसी, वो सब जन गाड़ी में, बिपिन संघवी ने काशी मीरा पुलिस स्टेशन में आके एक कपोल सेतु करके है, उसमें भी, जो कि भाईंदर में कपोल सेतु करके एक संगठन है जिसमें एक बिल्डर है, वो भी संघवी ही है। उसको फ़ोन किया कि मैं यहाँ पे काशी मीरा पुलिस स्टेशन में हूँ, आप यहाँ पे आइए। तो वो अपने 2 आदमी के साथ वो गाड़ी लेके काशी मीरा पुलिस स्टेशन में आया। और मम्मी, बिपिन संघवी, उसकी वाइफ और छोटे भाई को साथ में लेकर के गाड़ी में मेरे घर की तरफ, कार्तिकीय कॉम्प्लेक्स की तरफ वो लोग निकल गए। मैं लंगड़ाती हालत में मैंने ऑटो रिक्शा किया और मैं अपने हिसाब से अपने घर में बड़ी मुश्किल से मैं पहुंचा। जैसे ही मैं अपने घर का दरवाज़ा खटखटाता हूँ तो बिपिन संघवी और उनके आदमियों ने मुझे मारना शुरू कर दिया। और बाद में मैंने ज़ोर से चिल्लाना शुरू किया तो बाजू वाले जयंती भाई वहाँ से बाहर निकले और पूरे हमारे कार्तिकीय कॉम्प्लेक्स में भगदड़ मच गई कि मैंने बोला कि ये गुंडे लोग हैं, ये मुझे मार रहे हैं। फिर उन लोगों की कंप्लेन करते हुए मैं हमारे सोसाइटी के चेयरमैन मिस्टर कुमार जुमानी के पास सी विंग में फर्स्ट फ्लोर पे उनके घर पे गया, उनको ये सारी बातचीत बताई। तो बाद में उस टाइम पे इन लोगों ने, बिपिन संघवी के जो रिश्तेदार हैं, उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस और बाद में वो लोग कार्तिकीय कॉम्प्लेक्स में आए और मुझे पुलिस ने बोला कि तुम क्या चल रहा है, क्या मांझ रहा है। मैंने बोला मैंने एनसी करवा के रखी है इन लोगों के खिलाफ़ और काउंटर क्रॉस एनसी इन लोगों ने की है। और करीब रात को 8-9 बज चुके थे और मैं गंभीर हालत में था क्योंकि लंगड़ाती हालत में था मैं तभी। फिर बाद में मैं वहाँ मुझे पुलिस ने बोला आज मतलब आप यहाँ पे नहीं रह सकते,
आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। मम्मी ने और छोटे भाई ने और बिपिन संघवी ने पुलिस को ये बोला कि इसको हम घर से निकाल रहे हैं, इसको हम यहाँ पे नहीं रखेंगे, इसको यहाँ से, ये घर के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। हकीकत में क्या था, बिपिन संघवी घर में आके डायरेक्टली मुझे मारना शुरू कर दिया, लेकिन पुलिस को क्या जानकारी दी कि ये घर के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। और मुझे रात को बिना पैसे में मुझे वहाँ से जाना पड़ा कार्तिक के कॉम्प्लेक्स से। फिर 5 दिन तक मैं मीरा रोड स्टेशन में मैं वहाँ पे रहा 5 दिन तक। उस 5 दिन में मेरे भाई का कोई फ़ोन नहीं, मेरी मम्मी का कोई फ़ोन नहीं, कुछ नहीं। तो मम्मी को और छोटे भाई को और चाचा चाची को, उन लोग को लगा कि ये तो मर गया रहेगा, किधर रहेगा, अपने को क्या है। मेरी कोई मम्मी ने परवाह नहीं दिखाई। मम्मी को मैंने फिर बाद में मम्मी की और बिपिन संघवी की ये जो कारस्तान है वो मैंने अपने सभी सगे संबंधियों को मैसेज करते हुए, फ़ोन करते हुए ये क्या मांजरा हुआ, क्या मामला हुआ, ये सब बताते हुए मैंने इन सब जन को इस बात की, इस घटना की इन्फॉर्मेशन दी। फिर बाद में मैंने अपने राजेश मासा जो दहीसर में रहते हैं और मेरी मौसी को, उन लोगों को भी बताया। फिर मैं वहाँ से एक वकील के पास गया, मिस्टर अविनाश जोड़गे, जो कि मीरा रोड स्टेशन पे उसकी ऑफिस है। फिर अविनाश जोड़गे ने नोटिस भेजा कि भाई शेखर गोरडिया को यहाँ पे घर से निकाल दिया गया है, जान से मारने की कोशिश हुई है। तो एक नोटिस काशीमीरा पुलिस स्टेशन, फिर ये छोटे भाई के घर नित्यानंद नगर में नोटिस भेजी थी। फिर बाद में यहाँ पे कार्तिक के कॉम्प्लेक्स के चेयरमैन को नोटिस भेजी थी। तो ये सब नोटिस भी भेजा था। फिर भी मेरी माँ और मेरा छोटा भाई ये लोग मुझे फ़ोन नहीं कर रहे थे कि तुम बेटा हो किधर, क्योंकि मेरी माँ को मुझे फ़ोन करने के लिए मना कर दिया था। किसने मना किया था? बिपिन संघवी ने। क्या वो हमारे घर का आदमी है? वो बाहर का थर्ड पर्सन है। तो फिर उसके मना करने से एक माँ अपने बेटे को फ़ोन नहीं कर सकती। उसके मना करने से एक्चुअली उसकी बात नहीं माननी चाहिए, मुझे फ़ोन तो करना चाहिए, बेटा तुम किधर हो, ऐसा पूछना तो चाहिए। लेकिन छोटे भाई ने भी नहीं, मम्मी को बोल रहा था कि बिपिन संघवी ने मना किया है, फ़ोन मत करो उसको। अरे मैं उसका सगा बेटा हूँ, कि बेटे का क्या हुआ, जिंदा है, मर गया, क्या हुआ, ये पूछने के लिए फ़ोन तो करना चाहिए। लेकिन बहुत लापरवाही बरती ये दोनों जन ने। फिर बाद में मुझे वकील का सहारा लेना पड़ा। यहाँ तक कि मैंने अपने राजेश मासा दहीसर वाले जो हैं, जो कि राजेश भाई पारेख, ये दहीसर ईस्ट स्टेशन के पास रहते हैं, 2nd फ्लोर पे, मिस्किटा नगर के पास, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि मैं तो तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, ये तुम्हारा आपसी मामला है, तुम्हारा घर का मामला है, तुम ही निपटो। अब हर चीज़ में पैसा लगता है, पैसा पड़ा था मेरे पास थोड़ा बहुत, इसलिए ये काम काज वकील के माध्यम से कर पाया। फिर साथ सहकार लगता है, लेकिन ये मेरे मौसा मौसी साथ सहकार देने के लिए तैयार नहीं। बोलता है हम आपके बीच में पड़े, फिर बाद में आपकी मम्मी के साथ और छोटे भाई के साथ मेरा संबंध, हमारा संबंध टूट जाता है। तुम्हारे लिए मैं अपना संबंध क्यों दांव पे लगाऊं, मैं अपना संबंध क्यों तोड़ दूं। जो लोग गलत काम कर रहे हैं, अपने खुद के बेटे के साथ ज्यादती कर रहे हैं, उनको बोलना तो पड़ेगा। जब आप उनको नहीं बताएंगे तो फिर उनको पता कैसे चलेगा। ठीक है, ये परेशान हो रहे, होने दो, अपने को क्या है। ये भावना के साथ सिर्फ राजेश मासा ऐसा काम नहीं कर रहे हैं,
यहाँ तक कि मेरी पारू मौसी जो कि नवी मुंबई में रहती है, पारू बेन कमलेश भाई दोषी और कमलेश भाई दोषी, ये भी उनका परिवार, ये तो मेरे मौसा मौसी है, ये लोग भी कि हम तुम्हारी मम्मी के साथ और हमारा रिलेशन ख़राब हो इसलिए हमें तुम्हारे साथ नहीं देना। तो ये सारी बातचीत उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। फिर मैंने एक पुलिस, लेडीज़ पुलिस ठाकुर मैडम और एक शशिकांत भाई गुंटला जो कि इस तरीके के मैटर में काफ़ी सक्रिय हैं, वो दोनों जन नित्यानंद नगर में छोटे भाई के घर मेरी मम्मी से मिलने गए और राहुल गोरडिया को मेरे वकील के सामने बुलाया। तो लेके गए, वहाँ पे मेरे वकील के साथ बातचीत करने के बाद राहुल को पता चल गया कि अब यहाँ पे वो लोग प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, इसीलिए मम्मी ने और छोटे भाई ने चेयरमैन को मुझे फ़ोन किया और मुझे घर पे वापस बुलाने की सोची। मम्मी ने फ़ोन किया पहले मेरी चाची को और चाचा को, फिर बाद में मेरी चाची और चाचा भी मेरे वकील को मिलने के लिए वहाँ पे आए मीरा रोड स्टेशन पे। ये सारी बातचीत मीरा रोड स्टेशन पे उस टाइम पे मुकेश भाई वोरा का ऑफिस रहा करता था 2015 में, तो वहाँ पे सारी बातचीत मैं मुकेश भाई को करता था। ये घटना की पूरी माहिती मैंने अपने सारे सगे संबंधियों जिन का नाम मैंने लिया है उन सबको मैंने पत्र लिख के भेजी थी, तो ताकि सबको पता चले कि मेरे घर में मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरी माँ मेरे साथ ज्यादती कर रही है और मुझे आज की तारीख में भी जब मैं अकेला रहता हूँ, मेरा डाइवोर्स हो गया है 2018 में, जून जुलाई महीने में मेरा डाइवोर्स हो गया है। मेरी शादी 2016 में ही हुई, वैसा मैंने बोला, आप मान सकते हैं, क्योंकि 31 दिसंबर 2015 और 1 जनवरी 2016 उसमें एक ही दिन का फ़र्क है। तो मेरी शादी का जीवन जो है 1 साल 3 महीना रहा, वो पूरा 2016 और 2017 में मार्च महीने में वो मार्च या अप्रैल महीने में वो हमारा घर छोड़ के मेरी वाइफ चली गई। शादी तो हमने बड़ी खुशी से एक दूसरे के मन में प्यार भावना के हिसाब से ही की थी हम दोनों जन ने, लेकिन अब मम्मी के पास और कोई चारा नहीं था। मैं भी लड़की लेके आ गया और मैंने मम्मी को बोल दिया शादी करवा दो, तो मैंने उस टाइम पे पैसे का प्रोविज़न भी किया था और अपने हिसाब से मैंने आर्य समाज में दोनों जन ने अपने हिसाब से शादी की थी, मैंने और मेरी वाइफ ने, दोनों ने खुशी खुशी शादी की थी हम दोनों ने। लेकिन मेरी मम्मी जो है, शादी होने के बाद जब हम लोग अपने बेडरूम में होते हैं तो सुबह सुबह ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाने आती थी। फिर बाद में मेरी मम्मी मेरी वाइफ को सताती थी कि मतलब कुछ न कुछ, और मेरी वाइफ मुझसे 7 साल छोटी थी। जब मेरी शादी हुई तब वो 23-24 साल की ही थी और मैं 32 साल का था, 32 इयर्स का। आज की तारीख में मैं 36 इयर्स का हूँ। तो मेरी वाइफ जो है ये कॉलेज लाइफ से उसने डायरेक्टली मेरे साथ शादी की। वो अपने घर की छोटी बेटी है, बड़ी बेटी की शादी नहीं हुई है। और फिर मम्मी मेरी वाइफ के साथ भी सौतेला व्यवहार करने लगी और मैंने अपनी वाइफ को सब चीज़ बता दी थी कि भाई मेरी माँ का रवैया मेरे साथ कैसा है। तो मेरी वाइफ को बहुत बुरा रवैया है, उसने मेरी माँ ने मेरे साथ क्या ज़्यादती की, सब कुछ मैं अपनी वाइफ को बताने लगा। और मेरी वाइफ को ये सारे प्रत्याघात मतलब
ये जीवंत मेरी माँ के साथ उसका बिहेवियर कैसा है वो पता चलने लगा। तो मेरी वाइफ मेरे साथ भी ठीक से बर्ताव नहीं कर रही थी, उसका बिहेवियर मेरे साथ भी ख़राब हो गया। उसको लगा कि यहाँ पे तो उसकी माँ उसके बेटे को ठीक से उसकी बात सुनती नहीं है, उसका प्रॉब्लम सुनती नहीं है। मेरी माँ मुझे बोलती है वो तुम्हारा लुकआउट है। तो जब ये राहुल अपना घर का भाड़ा नहीं भर पा रहा था तो क्या वो उसका लुकआउट नहीं? तो मैं ये बोल सकता था कि वो उसका लुकआउट है। मम्मी तुम अब हम दोनों अपने घर में हैं, उसने शादी की, वो उसका लुकआउट है, वो उसको अपना भुगतने दो। मैं भी बोल सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं बोला। लेकिन मम्मी में आज की तारीख में मैं अपने घर में अकेला रहता हूँ, मेरा डाइवोर्स हो गया है 2018 में। उसके बाद उस दौरान मेरा डाइवोर्स चल रहा था। एक्चुअली 2017 में अप्रैल महीने में वो चली गई। उस टाइम पे मेरी मम्मी मेरे घर में यहाँ पे मौजूद थी कार्तिक के कॉम्प्लेक्स के फ्लैट में, हमारे फ्लैट में, ई विंग 203 नंबर में। तो मम्मी के सामने वो ये बोल के गई कि मैं अभी आपके घर में पैर नहीं रखूँगी, और मुझे और मेरी वाइफ जो है वो जनवरी 2016 से लेकर जून 2016 तक हमारा सब ठीक ठाक चला, कोई प्रॉब्लम नहीं आया। लेकिन जून महीने में 16 तारीख को 2016 को उसकी बड़ी बहन का गोल्ड-धाणा का सेरेमनी था घाटकोपर में, वेस्ट में, बरवे नगर भटवाड़ी में। तो वहाँ पे मैं और मेरी माँ गए थे, लेकिन मेरी वाइफ का रवैया वहाँ पे उसकी सेरेमनी में ठीक नहीं लग रहा था। कुछ घर के अंदर प्रॉब्लम चल रहा था, ऐसा हम लोग को लगा। फिर उसकी सेरेमनी ख़त्म होने के बाद हम लोग घर पे आए। तो फिर बाद में 1-2 दिन के बाद मेरी मम्मी अपने मतलब अहमदाबाद चली गई, क्योंकि 2015 में तो मम्मी छोटे भाई के साथ अहमदाबाद चली गई थी, तो बार बार अहमदाबाद आना जाना रहता था। तो मम्मी अहमदाबाद वापस चली गई जून जुलाई महीने में, तुरंत 2-3 दिन में ही चली गई। जून महीने में 18-19 तारीख को चली गई, 2-3 दिन में। तो मेरी वाइफ ने मौके का फ़ायदा उठाया, मुझे बोलने लगी जून 2016 को करीब 18-19 तारीख हुई थी, तो मुझे बोलने लगी कि मुझे अपने पापा के घर जाना है, मुझे यहाँ पे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, तुम मुझे रोक नहीं सकते। मैंने बोला क्या हो गया, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? वो कहता है नहीं बस मुझे जाना है, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, तुम मुझे रोक नहीं सकते। मैंने बोला मम्मी के जाने के बाद तुम तुरंत दूसरे तीसरे दिन सुबह को मेरे ख्याल से मम्मी गई और शाम को इस तरीके से बोलने लगी मेरे साथ। फिर मैंने बोला हाँ ठीक है भाई, तुम्हारे पापा के घर जाना है तो तुम जा सकती हो। वहाँ पे उसने किसी और लड़के के साथ टाई अप कर लिया। फिर 3 दिन के, अभी वो उसका कॉलेज के ज़माने का बॉयफ्रेंड है, उसके बाजू में रहता है, क्या है उस टाइम पे मुझे पता नहीं था। फिर मैंने 3 दिन के बाद मम्मी को फ़ोन किया कि ये 3 दिन से चली गई है अपने बाप के घर, और ये बोल के गई है कि मुझे तुम रोक नहीं सकते और मुझे जाना है, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, ये बोल के चली गई है। तो तुम उसको फ़ोन करो, उसकी मम्मी को, कि भाई शेखर अकेला घर में रह रहा है और दोनों टाइम का खाना बाहर खा रहा है, उसको भेजो आपकी बेटी को। तो बाद में चौथे दिन मेरी वाइफ सुबह को घर में आई करीब 10 बजे, और घर पे आने के बाद मेरे साथ बड़ी बड़ी आंखें दिखाने लगी, मेरे साथ झगड़ा करने लगी। और फिर बाद में उसने मुझे बोला कि मैं किसी के साथ सो के आई हूँ। ये बात कौन सहन कर सकता है बताइए? कोई सहन नहीं कर सकता। कोई पति सहन कर सकता है कि अपनी पत्नी अपने घर पे आके आपको बोले कि मैं किसी के साथ सो के आई हूँ? कि कौन सहन कर सकता है? कोई सहन नहीं कर सकता। हमारे घर में झगड़ा हुआ। फिर बाद में ये बात मैंने अपनी मम्मी को बताई।
तो मम्मी ने बोला वो झूठ बोल रही है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है, ऐसा वो कर ही नहीं सकती, ये झूठ बात हो सकती है, तुम्हें खाली उपसाने के लिए ये बात कर रही। तो मुझे लगा उस टाइम पे हो सकता है कि ये झूठ बोल रही हो। मैं कहाँ वहाँ पे देखने गया हूँ, मैं वहाँ पे देखने नहीं गया, लेकिन ये बात भी सत्य है कि वो मुझे छोड़ के चली गई थी। फिर वहाँ पे उसने क्या किया क्या नहीं वो मुझे पता नहीं। तो ये शंका तो ज़रूर रहती ही है कि तुम ये बात करके तुम मुझे 3 दिन के बाद आई और मुझे ये बात बताई, उसका मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। और कोई भी लड़की अपने पति के सामने ऐसी बात थोड़ी करेगी कि मैं किसी के साथ सो के आई हूँ, नहीं कर सकती है, डर लगता है। लेकिन यहाँ पे तो मेरी वाइफ को ज़रा भी डर नहीं था, क्योंकि उसको लगा कि उसकी माँ शेखर की बात नहीं सुनती है, तो फिर वो मेरी बात तो शेखर, उसकी माँ भी शेखर के साथ नहीं है, तो फिर मैं तो अभी घर के अंदर उसको आज़ादी मिल गई, मैं तो शेखर के साथ जैसा भी वर्तन करना है, वर्ताव करना है, मैं कर सकती हूँ। तो मेरे साथ इस तरीके का खराब वर्ताव करने लगी। फिर बाद में जुलाई, अगस्त, सितंबर में मेरी माँ आई, तो और फिर बाद में 1 आध महीना, फिर बाद में वो वापस झगड़ा, जैसे ही मेरी माँ आती है दूसरे तीसरे दिन झगड़ा करके वो वापस चली जाती है अपने बाप के घर। मेरी माँ उसको अच्छी नहीं लग रही थी, मेरी वाइफ को उसका व्यवहार अच्छा नहीं लग रहा था मेरी माँ का, तो इसीलिए वो बाद में वापस चली गई अपने बाप के घर। अगस्त महीने में चली गई थी, तब मेरी माँ आई थी। फिर वापस 1 महीना वहाँ पे रह के वापस यहाँ पे आई सितंबर महीने में। फिर सितंबर में मेरी मम्मी चली गई थी सितंबर, फिर बाद में 24-25 दिन यहाँ पे रही, वापस चली गई। तो नवंबर महीने में वापस चली गई वो। पूरा नवंबर मेरी वाइफ जो है वो अपने पप्पा के घर रही। फिर पूरा नवंबर नहीं, सॉरी, नवंबर के एंड में गई वो, 23-24 नवंबर को गई। और दिसंबर के एंड में 30 दिसंबर को मैं अपनी वाइफ को लेने के लिए गया, तो वो मेरे साथ घर पे आ गई। बीच में मैं गया था उससे बातचीत करने के लिए कि कितने दिन तुम अपने घर पे पड़ी रहोगी। पहले तुम 3 दिन जून महीने में अपने घर गई, फिर बाद में आई यहाँ पे वापस, फिर बाद में तुम अगस्त महीने में अपने घर गई, 1 महीना रह के आई, वापस आ गई तुम यहाँ पे। ये हमने शादी की है, बार बार कोई ऐसा घर पे थोड़ी जाने देता है, सबके घर के कायदे कानून रहते हैं। तो फिर दिसंबर महीने में मैं लेके आया, तब उसके माँ बाप का रवैया, उसकी बहन का रवैया और मेरी वाइफ का रवैया मुझे ठीक नहीं लगा। फिर बाद में घर पे हमारी 31 दिसंबर को हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी थी, तो हम लोग एक रेस्टोरेंट में गए, हमने वेजिटेबल सिजलर्स खाया। फिर हम लोग रात को यहाँ पे मतलब बातचीत कर रहे थे, तो मेरी वाइफ ने मुझे बोल दिया कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ और मुझे डाइवोर्स चाहिए। तो मुझे नहीं पता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। मैं वो जो भी बोलती है वो बात मैं मम्मी को करता हूँ, तो मम्मी ये बोलती है कि वो झूठ बोल रही है। अरे जो बात कर रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप कैसे बोल सकते हो कि ये झूठ बोल रही है करके? आप मुझे कैसे बोल सकते हो? उसको फ़ोन करके बोल सकते हो आप कि भाई क्या ये बात सच है, क्या प्रॉब्लम है, ऐसा आप मेरी माँ मेरी वाइफ से पूछ सकती है। लेकिन मैं उसको कंप्लेन कर रहा हूँ और तुम मुझे बोल रही हो कि ये झूठ है। तो मेरी माँ मेरा साथ नहीं दे रही थी, मेरे साथ ज्यादती कर रही है मेरी माँ। ठीक है, तो बाद में 31 दिसंबर को मेरी वाइफ ने मुझे बोल दिया कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ, मैंने मन बना लिया है, सिर्फ ये एक एनिवर्सरी तुम्हारे साथ मनाऊँ, इसके लिए मैं तुम्हारे पास यहाँ पे आई हूँ।
सिर्फ तुम्हें ये जानकारी देने के लिए, तुम्हारी आंखें खोलने के लिए। मैं इस बात को, मैंने बोला क्या बोल रही हो तुम अगर ये काम करोगी तो तुम अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रही हो, ये बात मत भूलना। और उसमें तुम्हारा और मेरा दोनों का नुकसान होने वाला है, इसमें किसी का कुछ नहीं जाएगा, और ये बात समझ लेना तुम। तो अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम था कि ऑलरेडी मेरी वाइफ गलत काम करके आती है, तो वो गलत काम अगर मेरे सामने बोलती है कि भाई मैं ये गलत काम करके आई हूँ, तो आदमी एक आध बार शायद सहन कर ले, लेकिन बार बार कोई सहन नहीं करता है। तो जब कोई चारा ही नहीं बचा मेरी वाइफ के पास, तो उसने मुझे अभी लास्ट में बोल ही दिया कि मैं अभी डाइवोर्स चाहती हूँ। अब वो अपने बाप के घर 1 महीना क्या करके आई वो, और बार बार अपने बाप के घर चली जाती है, और जब भी हमारे घर में आती है तब हमारे साथ, मेरे और मम्मी के साथ दुर्व्यवहार करती है, मिसबिहेवियर करती है, झगड़ा करने की कोशिश करती है। उसका क्लियर मतलब ये पता चल जाता है कि वो हमें धोखा दे रही है। ये धोखा दिया है मेरी वाइफ ने मुझे। मेरी वाइफ ने मुझे धोखा क्यों दिया? क्योंकि मेरी माँ का जो बिहेवियर था वो मेरी वाइफ के साथ ठीक नहीं था, और जिसके चलते मेरी वाइफ को ये पता चल गया कि इसका तो, शेखर का तो घर के अंदर कोई महत्व ही नहीं है। उसका भाई भी उसके भाई का तो ठीक है अलग हो गया, लेकिन शेखर का महत्व उसके घर में नहीं है, तो फिर मैं महत्व क्यों दूं? ये सोचते हुए मेरी वाइफ ने मेरे साथ मिसबिहेव करना शुरू कर दिया। हमने शादी से पहले बातचीत कर ली थी, और कि भाई हम दोनों मिडिल क्लास लोग, घर के लोग हैं, हम दोनों को पैसा कमाना पड़ेगा, अपने बच्चे को जन्म देने से पहले हमें पैसे का प्रोविज़न करना पड़ेगा, और ताकि हमारे जो पैसा हम दोनों जॉइंट अकाउंट हमने खोला था, मैंने और अपनी वाइफ ने, वो जॉइंट अकाउंट में हम थोड़े थोड़े पैसे जमा करेंगे, उसका जो ब्याज आएगा उसमें से हम अपने बच्चे का उछेर करेंगे। ये हमने सोच समझ के शांति से हमने ये विचार करके शादी की थी। तो फिर मम्मी का जो बिहेवियर है, मिसबिहेवियर, ये सारी बातचीत वो अपने माँ बाप को करती है। फिर उसके माँ बाप बोलते हैं कि थोड़ा टाइम उसको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाद में कितना समझाएंगे। फिर बाद में मेरी वाइफ ने ये गलत कदम उठाया। यह गलत कदम किसकी वजह से उठाया? मेरी सगी माँ की वजह से उठाया। अब बाद में मैंने उसको बोला, मेरी वाइफ को 31 दिसंबर 2016 की रात थी, मैंने उसको बताया कि आज हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी है, तो इस तरीके की बात नहीं करते। आज हमारा 1 साल शादी को कंप्लीट हो रहा है, जिसमें तुम 2-3 महीने तो अपने बाप के घर रह के आई हो, 1 साल भी ठीक से मेरे साथ नहीं बिताया तुमने। फिर बाद में मैंने उसको बोला कि ये जीवन का महत्वपूर्ण एक जो डाइवोर्स की बात है, ये बहुत अपने जीवन को खंडित करने की बात है। अपने जो शादीशुदा अच्छे भले जीवन है, दोनों जन ठीक से कमा रहे थे, घर चला रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था, खुद का घर है, भाड़ा भरने की कोई तकलीफ नहीं थी। और लेकिन फिर भी मेरी वाइफ ने मुझे छोड़ने के लिए सोचा। फिर बाद में एक आध घर के अंदर मैंने बोला आराम से 1 आध महीना 2 महीना सोच लो, फिर निर्णय लो। ये बहुत ही खराब निर्णय है जिसमें विनाश होने वाला है। मुझे क्या पता था कि यह विनाश ऑलरेडी हो चुका है,
ऑलरेडी किसी के साथ उसने संबंध बना लिए है, ये मुझे नहीं पता था। मेरी वाइफ मुझे बोलने की कोशिश कर रही है, लेकिन मेरी माँ को जब ये बात मैं बताता हूँ तो ये बात मेरी माँ मानने के लिए तैयार नहीं है और ये बात सीरियसली लेने के लिए तैयार नहीं है। उसमें मेरी माँ मुझे ही बोल रही है कि ये झूठ बोल रही है। तो एक्चुअली मेरी माँ को इस बात, कोई लड़की, कोई अपने घर की बहू अपने पति को ऐसा बोलती है तो उसमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए ना। ऐसी बात कोई बोलती नहीं है जनरली। मेरी माँ मेरी हर एक बात को अनदेखा करती थी। आज की तारीख में भी मेरी माँ मेरी हर एक बात को अनदेखा करती है, मेरे साथ सौतेला व्यवहार करती है। तो इसकी जानकारी मैं अभी अपने सभी सगे संबंधियों को, दोस्तों को, अपने वकील को, जो जज को और हमारे पड़ोसी को, सब जन को ये जानकारी देने के लिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बचपन से ही मेरी माँ मेरे साथ ज्यादती कर रही थी, क्योंकि पढ़ाई लिखाई में मैं इतना होशियार नहीं था। मेरा छोटा भाई एसएससी में 85% आ गए थे, मुझे 65% आए थे। 12वीं में मैं पास हो गया था, मुझे करीब 50% मिला था, मेरे भाई को 65% मिले थे। और TYBCom में मैं पास हो गया हूँ, जस्ट पास, और मेरा भाई 60% लेके आया था। मार्केट में पढ़ाई लिखाई करके ग्रेजुएट होके नौकरी पाने निकलते हैं तो पगार उस टाइम पे 2006-2007 में मेरा पगार 10,000 रुपया, 9,000 रुपया था। उस पगार में फिर बाद में छोटे भाई 2007 में हमने घर ले लिया अगस्त महीने में, तो हम दोनों के पगार से ये घर चल रहा था। उसका भी 12-15 हज़ार पगार था, मेरा भी 12 हज़ार के आसपास बाद में पगार हो गया था। तो हम दोनों जन घर चला रहे थे यहाँ पे मीरा रोड में, कार्तिकीय कॉम्प्लेक्स में। तो बचपन से ही मम्मी को ये लगने लगा कि ये कभी ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाएगा, कभी बड़ा आदमी नहीं बन पाएगा। तो मम्मी छोटे भाई के साथ ज़्यादा उसकी बातों में विचार करके, उसकी बातों में विचार उसकी ही बात मानती थी, मेरी तो कोई बात मानती ही नहीं थी। जैसे कि शादी की बात, तो मम्मी ने उसकी शादी करवाई, चाचा चाची का साथ सहकार लिया। मेरी उस टाइम पे तो ग्रैंड मदर भी जिंदा थी, तो उसका भी आशीर्वाद उसको मिला। लेकिन आज की तारीख में, अच्छा, मेरा डाइवोर्स तो मार्च 2000 या अप्रैल 2017 को मेरी फर्स्ट एनिवर्सरी 31 दिसंबर को, उसका मतलब जनवरी 2017 आ गया। और अप्रैल या मार्च महीने 2017 को मेरी वाइफ मुझे छोड़ के चली गई, मेरे माँ के सामने बोल के। उसके दिमाग के पीछे ये ऑलरेडी प्लानिंग तो चल ही रहा था कि मैं कैसे ये घर को छोड़ूं, कैसे मैं इन लोग को छोड़ के अपने घर वापस चली जाऊं। उसके दिमाग में ये सब प्लानिंग चल ही रहा था। मेरे घर के अंदर मुझे बहुत परेशान कर रही थी, मिसबिहेव कर रही थी, मेरा कॉलर पकड़ रही थी। और मेरे जो हॉल के अंदर हम दोनों जन जब बातचीत कर रहे थे, नॉर्मल घर की बातचीत कर रहे होते हैं, तो वो मेरा कॉलर पकड़ के मुझे धक्का मारती थी और मेरा जो पीठ है वो मेरे जो दीवार के साथ टकराती थी। मेरी वाइफ ने एक आध बार मम्मी की गैर हाजिरी में खाना बहुत ख़राब बनाया, और रोटी के अंदर आटे के अंदर जब रोटी बनाई तो कॉकरोच डाल के बनाई थी। छोटे छोटे कॉकरोच, ये घी के करहले के अंदर, घी की वाटी के अंदर रहते हैं, तो उसको कभी कभी आ जाते हैं। तो उस दिन आ गए होंगे। हम तो भाई स्वच्छ ही खाना खाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन उस दिन तो कम से कम उसने मुझे रोटी के अंदर कॉकरोच डाल के और खाना एकदम ख़राब बन के मेरे सामने परोसा। तो
तो सारा खाना रोटी के साथ सब कुछ मैंने डस्टबिन के अंदर डाल दिया। ऑफिस जाने की मुझे जल्दी थी, घर के अंदर मुझे झगड़ा नहीं करना था, मारा मारी कुछ भी गाली गलौज नहीं करनी थी, इसलिए मैं तुरंत ऑफिस के लिए निकल गया। ये एक घटना हुई थी मेरे साथ। ये सारी बातचीत में मेरे साथ बहुत खराब व्यवहार करती थी माँ की गैर हाजिरी में। मैं कहाँ पे जाऊँ? चाचा चाची के साथ तो नीचे मेरा कोई व्यवहार नहीं है उन लोग के साथ। वो लोग हमारी प्रगति होए उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, और ख़ास करके मुझे नीचे दिखाने के लिए और मेरी प्रगति रोकने के लिए वो लोग बहुत मेहनत करते हैं बेचारे। जैसे कि बिपिन संघवी को फ़ोन में बता दिया कि इसको मार के बाहर निकलना, तो उसने वैसा काम किया। दूसरी बात कि चाचा चाची ने मेरा कभी फेवर नहीं लिया कि भाई छोटे भाई अगर बीच में आ रहा है तो वो लोग बोल सकते हैं कि भाई बड़ा भाई बाकी है तो पहले वो देख रहा है तो उसका काम कंप्लीट होने दो। 23 साल की उम्र में तुम्हें गोल दाना खाने की क्या ज़रूरत है? अभी तो टाइम है, तो उसका काम जब हम चालू है तो काम कंप्लीट करने दो। उस टाइम पे उसका पगार कुछ ज़्यादा नहीं था, उसका पगार 15,000 ही था और मेरा भी या 18,000 होगा। और मैंने उस टाइम पे ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस का सेल्स मैनेजर था, तो 2010 में मेरा पगार 25,000 था इन हैंड, 2010 में। तो इन लोगों ने, मेरे चाचा चाची ने मेरा फेवर नहीं लिया कभी, और मम्मी छोटे भाई का फेवर लिया। और मम्मी का आपका क्या सुझाव है? मम्मी ने अपना झुकाव छोटे भाई की तरफ दिखाया, इसलिए चाचा चाची ने छोटे भाई की शादी करवा दी। ये पूरे वाक्य के अंदर, ये पूरी घटनाओं के अंदर, इसमें जो मेन कल्प्रिट आदमी जो है वो मेरा छोटा भाई है, और जो अपराधी है और जो अपराधी को सहयोग करता है तो वो भी अपराधी माना जाएगा। तो मेरी माँ, ये जो छोटा भाई मेरे साथ दुर्व्यवहार करता है, इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप काम करता है, तो उसका साथ सहकार दिया मेरी माँ ने, तो ये भी अपराधी हो गई। ठीक है। अब मेरी माँ का चाल चलन देखते हुए, मिसबिहेवियर देखते हुए, मेरी बीवी को मतलब खड़े पगे मतलब एकदम तुरंत बोलती है मॉर्निंग में, तुम्हें तो जॉब करनी होगी। हमारी बातचीत हुई थी तो मेरी बीवी जो है, मेरी सास ऐसा बोल रही है, इसलिए मुझे बेचारी डरने लग जाती थी। मैं उसको बोलता था डरो मत, तुम आराम से काम करो, मैं तुम्हें ऐसा नहीं है कि मेरे पगार से घर नहीं चल सकता है, डरो मत, कि हमें बच्चे के लिए प्रोविज़न करना है पैसों का। लेकिन मेरी माँ जब बोलती थी तो बहुत डर जाती थी मेरी वाइफ। मैं उसको बहुत, उसकी डर को मैं देख लेता था और मैं उसको बताता था मत डरो तुम। लेकिन फिर भी मेरी वाइफ ने मुझे ही धोखा देने की सोची, और वो अपने बाद में अप्रैल या मार्च 2017 को मुझे छोड़ के चली गई। उसके बाद मैंने मम्मी को बार बार ये बात बताई कि 10 दिन के बाद आप जाने वाली हैं। करीब 1 महीना बीत गया। मेरी माँ को मैंने बोला चलो हम उसको लेने जाते हैं, तो मेरी माँ मुझे मना करती, नहीं मैं उसको लेने के लिए नहीं जाऊँगी। अब मेरी वाइफ, शादी के बाद जो औरत जिसके घर में जाती है वो उसी के घर की सदस्य, उसी के घर की मेंबर बन जाती है। वो उसके माँ बाप के घर 1 या 2 दिन से ज़्यादा वहाँ पे नहीं रह सकती, क्योंकि अगर वो उसके माँ बाप के घर 2-3 दिन या 1 वीक 2-3 दिन से ज़्यादा रहती है तो ऐसे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उसके माँ बाप
उसका टाई अप या उसकी जो शादी है, दूसरी शादी किसी और के साथ तय करवा सकते हैं। बाद में वो जो दूसरी पार्टी है वो उसको बोल सकते हैं कि तुम इसके घर पे जाके झगड़ा करो, कुछ भी करो, और उसकी बात मत मानो, और फिर बाद में झगड़े का नाम देकर, डोमेस्टिक वायलेंस का नाम देकर तुम यहाँ पे आ जाओ, उससे डाइवोर्स ले लो, फिर हम लोग आराम से शादी करेंगे। तो आज मेरे साथ ये हुआ है, और आजकल यही चल रहा है कि जरा सा कोई पैसे वाला दिखा, दो अच्छे शब्द किसी ने बोल दिए, तो अपने पति को ठोकर मार के 2005 डोमेस्टिक वायलेंस को हथियार बना करके अपनी वाइफ जो है किसी दूसरे के साथ शादी, पैसे वाले के साथ शादी करने के चक्कर में खुद का घर, बसा बसाया घर तोड़ डालती है। उसकी माँ बाप की कोई बात नहीं मानती। ये हादसा मेरे साथ हुआ है, ठीक है। ये बात मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ आज, कि आपको पता चले कि मेरी माँ ने अपनी ज़िंदगी में मेरे साथ कितनी ज़्यादती की है। अब ये बात आप मत बोलना कि तुमको 9 महीना पेट में पालने के बाद माँ ने तुमको जन्म दिया है, तो मुझसे पूछ के जन्म नहीं दिया है कि मैं ही पैदा होने वाला हूँ, ठीक है। दूसरी बात, मेरी माँ ने शादी अपने हिसाब से की थी मेरे बाप के साथ, अनिल भाई गोरडिया के साथ। ये घर परिवार देख के शादी की थी। शादी होने के बाद जनरली बच्चा होना तो लाजमी है। मैंने गर्भावस्था में मैंने अपनी माँ को नहीं बोला था कि तुम ही मुझे अपने पेट से निकालो, ये मेरी माँ ने ही मुझे निकाला था। आजकल तो बाप भी अपनी बेटी का रेप कर डालते हैं, सगी बेटी का रेप कर डालते हैं, ऐसे न्यूज़ में हमको न्यूज़पेपर में देखने को मिलता है। आजकल तो अपना ही भाई अपने भाई को मार डालता है। एक माँ ने और एक छोटे भाई ने अपने बड़े भाई को, अपने बेटे को और अपने बड़े भाई को मार डाला था प्रॉपर्टी के चलते। ये न्यूज़ भी हमने न्यूज़पेपर पे देखा हुआ है। तो जहाँ पे जिन लोगों को जो बोलना चाहिए सही समय पे, वो तो बोलना चाहिए। अगर मेरी माँ मेरे साथ गलत काम कर रही है तो उसको बोलना चाहिए। घर के अंदर मेरी माँ का रवैया मेरे साथ ख़राब था। मुझे बहुत ही जैसे तैसे मेरे साथ गैर वर्तन करती थी, जिसके चलते मेरी माँ के साथ मेरा झगड़ा हो जाता था। कभी कभी तो मेरी माँ की और मेरी हाथापाई भी हो जाती थी। लेकिन उस लेवल की हाथापाई हम लोग नहीं करते हैं कि किसी की जान चली जाए। हमारे घर के अंदर भी चाकू रहते हैं, हमारे घर के अंदर भी वजनदार चीज़ें रहती हैं। तो कभी उस चीज़ों का मैंने या मेरी माँ ने कभी उपयोग नहीं किया है। झगड़ा होता है थोड़ा बहुत छोटा मोटा, लेकिन इस तरीके का काम कभी हुआ नहीं है। कभी मेरे हिसाब से मेरी माँ या उसके हिसाब से मैं कभी हॉस्पिटल में गए नहीं हैं कि भाई इसने मुझे मारा, इसके लिए मैं हॉस्पिटल में भर्ती हो गई, या मम्मी ने मुझे मारा इसलिए मुझे हॉस्पिटल में जाना पड़ा। कभी इस तरीके का छोटा मोटा झगड़ा होते रहता है। अगर हम तीनों जन, मैं, मेरी माँ और मेरा भाई, अगर हम तीनों जन में से किसी एक का भी इस तरीके से मृत्यु होता है तो हमारे परिवार के ऊपर एक कलंक लग जाता है। तो ये कलंक की बात सोचते हुए मैंने ये काम कभी नहीं किया और ना ही कभी करूँगा। मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ। अच्छा, अब जब मैंने मुकेश भाई वोरा को बोला कि 1 महीना हो गया, अप्रैल 2016 को मेरी वाइफ चली गई अपने बाप के घर, तो चलो उसको लेने के लिए। मेरी माँ तो नहीं आ रही है, आप चलिए। तो वो तो मेरा दोस्त है, मेरे घर का व्यक्ति थोड़ी है, मेरे घर का सदस्य थोड़ी है। मुकेश भाई वोरा ने बोल दिया कि भाई वो तो आ जाएगी, अपने बाप के घर गई है तो वो कितने दिन उधर रहेगी, बाद में तो उसको आना ही है, वो आ जाएगी। लेकिन उसको क्या पता कि उसके दिमाग के पीछे क्या चल रहा है। मैंने उसको बोला कि मेरी वाइफ मुझे ऐसा बोल रही थी कि वो
किसी के साथ सो के आई है, उसको मेरे साथ डाइवोर्स चाहिए। तो मुकेश भाई ने मुझे बोला कि ऐसा कभी होता नहीं है, वो झूठ बोल रही रहेगी। ऐसा उन्होंने जनरल व्यू बताया। तो उसने पूछा कि तुम्हारी माँ क्या बोल रही है इस संदर्भ में। तो मैंने बोला कि मेरी माँ भी वही बोल रही है कि भाई वो शायद झूठ बोल रही है, वो तुम्हें उकसाने की कोशिश कर रही है। तो अब वो सच बोल रही है या झूठ बोल रही है, ये बात मम्मी को या मुकेश भाई को मुझसे पूछनी चाहिए, या ये बात जो आदमी कर रहा है, जो लड़की मेरी वाइफ कर रही है, उसको पूछनी चाहिए। उसी को पूछनी चाहिए ना, क्योंकि वो बोल रही है ऐसा। लेकिन मम्मी ने इस बारे में कोई ध्यान ही नहीं दिया। मम्मी तो उसका बिहेवियर इतना ख़राब था मेरी वाइफ के साथ कि मम्मी उसके घर जाके मेरी वाइफ को बुलाने के लिए, यहाँ पे अपने घर लाने के लिए तैयार ही नहीं थी। हालांकि वो हमारे घर की सदस्य है, शादी करने के बाद लड़के के घर की सदस्य हो जाती है, अपने बाप के घर ज़्यादा रह नहीं सकती है वो। तो फिर बाद में मम्मी 1-1.5 महीने के बाद मई महीने में वो जाने वाली थी 10 तारीख को अहमदाबाद। तो मैंने मम्मी को बोला कि अभी मई की 10 तारीख को आप जाने वाली है, 1-1.25 महीना तो हो गया है, तो चलो आप चलिए मेरे साथ उसको लेने के लिए। तो मम्मी ने बोला कि मैं नहीं आऊँगी। फिर बाद में मेरी मम्मी अपना सामान लेके अहमदाबाद चली गई। फिर 6 महीना बीत गया। अप्रैल महीने में वो गई। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, मैंने और मेरी मम्मी ने उसको बार बार फ़ोन किए। यहाँ तक कि मेरे जो फूफा है, घाटकोपर में रहते हैं, जिनका नाम है हर्षद भाई काणकिया, और मेरी फूफी, दूर की फूफी है चंद्राबेन हर्षद भाई काणकिया, बहुत सीनियर है, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े हेल्पफुल लोग हैं। और गारोडिया नगर में, घाटकोपर ईस्ट में, रतन पैलेस में 6th फ्लोर पे या 5th फ्लोर पे वो रहते हैं। हाँ, तो ये अपना हाँ, तो उनको मैंने बात किया। उन्होंने भी फ़ोन किया मेरी वाइफ को, उनकी माँ बाप से बात की। उन्होंने मेरी वाइफ को उसके घर बुलाया अगस्त महीने में, जुलाई अगस्त महीने में मेरी वाइफ आई। और फिर मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए वो हर्षद भाई मेरे फूफा को ये बोलने लगी कि ये मेरे साथ झगड़ा करता है, ये मुझे मारता है। मैं भी पढ़ा लिखा आदमी हूँ, कोई ऐसे ही थोड़ी कोई मारेगा या कोई ऐसे ही थोड़ी कोई झगड़ा करेगा। तुम मेरे साथ विश्वासघात करती हो, तुम मेरे साथ मिसबिहेव करती हो, जिसमें प्रतिकारक तौर पे मैं डिफेंसिव लेवल पे मुझे ये कदम उठाना पड़ता है, जिसमें भी जान से मारने की कोई बात नहीं है इसमें। ठीक है। तो मेरे फूफा के घर घाटकोपर में आके मेरी वाइफ बोलने लगी, मुझे इसके साथ नहीं रहना है, मुझे डाइवोर्स चाहिए। उन्होंने ये हम दोनों जन का जो माइंड है वापस सेटअप हो जावे, दोनों जन साथ में रहे। मेरी वाइफ का रवैया बहुत ख़राब था, मुझे बहुत परेशान कर रही थी। इस बात की जानकारी मैंने मम्मी को दी तो मेरी मम्मी तो मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। गुजराती में बोलते हैं मस्जिद में गुज, अगर बात की मालूमात करते हैं तो मस्जिद के अंदर गुजरते हैं ना, मस्जिद में नत गड़ू। मेरी माँ को मस्जिद के अंदर जाना ही नहीं है। तुम्हारा क्या मैटर है, तुम्हारा लुकआउट है, तुम देख लो, मुझे क्या लेना देना। इस हिसाब से मम्मी का रवैया था। हालांकि वो हमारे घर की सास है, मेरी माँ है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है हमें बात मम्मी को बतानी पड़ती है। उसकी जानकारी मम्मी को क्या है क्या नहीं, उसके चलते सब पूछ परछ करनी पड़ती है, लेकिन नहीं किया मम्मी ने। फिर मैंने चाचा चाची के साथ तो मेरा संबंध है नहीं, मनोज भाई गोरडिया और जयश्री बहन गोरडिया के साथ। तो फिर बाद में
मैंने हर्षद भाई काणकिया को, मेरे फूफा को ये सारी बात बताई जनवरी में। दिसंबर 31 को तो 2016 को तो हमारी एनिवर्सरी हो गई। फिर बाद में वो मेरे साथ बहुत ख़राब वर्तन करने लगी। तो बाद में सुबह 6 बजे मैं वहाँ पे उनके घर पहुँचा। ये सारी बात की मैंने जानकारी दी उनको कि मेरे साथ बहुत ख़राब बर्ताव कर रही है, मुझे बहुत परेशान कर रही है। फिर उन्होंने मुझे मेरी बात को उन्होंने भी नहीं सुना कि तुम तो ये इतना परेशान कर रही थी कि मुझे उनको जाके बोलना पड़ा कि मुझे डाइवोर्स चाहिए। तो वो गर्म हो गए, मुझे धक्का देने लगे कि तुम क्या अभी अभी शादी किया और अभी अभी डाइवोर्स की बात करो मेरे सामने, आज के बाद मेरे साथ बात मत करना। उनको क्या पता कि ये इतनी ख़राब तरीके से मुझसे बिहेव कर रही है, उनको पता नहीं था। तो क्या जो लड़के लोग हैं वही मिसबिहेव करते हैं क्या? जो लड़के लोग हैं वही मतलब ख़राब काम करते हैं क्या? क्या लड़कियां ख़राब काम नहीं कर सकती? आपने मेरी मैटर पे दोनों औरतों का ख़राब काम देखा। एक तो मेरी माँ जो मेरी बात सुनती नहीं है और जो मुझे अकेला छोड़ के चली जाती है। मेरी माँ ने अपने छोटे भाई को, मतलब मेरे भाई को, छोटे बेटे को ज़्यादा पैसा दे कर के उसने मेरे भाई के साथ रहने की सोची। और दूसरा कि मेरी बीवी ने मेरे साथ धोखा किया। ये दोनों औरतें मेरे साथ उन्होंने धोखा किया है। अब बीवी के जाने के बाद छोटे भाई का घर लेना था। 2017 में मेरी बीवी गई अप्रैल महीने में। मई महीने में मेरी माँ अहमदाबाद गई। फिर वापस मेरी माँ आई, करीब अगस्त महीने में आई थी 2017 को। तो उस दौरान अगस्त नहीं, शायद लेट आई थी वो। तो अक्टूबर महीने में मेरी बीवी मैं कंटिन्यू करता हूँ। हर्षद भाई काणकिया के घर मेरी बीवी आई और बाद में हम दोनों ने एक थाली में खाना खाया। बाद में जब मैं मेरी बीवी को छोड़ने के लिए उसके घर गया तो उसने बोला तुम्हें मेरे घर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने घर अपने आप चली जाऊंगी। मैंने बोला ठीक है भाई, तो फिर तुम अपने घर यहाँ पे अपने घर कभी आओगे? बोलता है कि भाई मैं सोचूंगी, मैं बाद में बताती हूँ। ऐसा सोचूंगी? अरे ये अपना घर है, हाँ अपने हस्बैंड का घर है, तुम्हें तो आना चाहिए यहाँ पे। तुम सोचोगी ये क्या कोई बात हो गई क्या? एक महीना, 3 4 महीना हो गया। तुम अप्रैल महीने में चली गई थी, अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने हो गए और अगस्त 5-6 महीने हो गए थे, बाद में 6-7 महीने। फिर बाद में अक्टूबर नवंबर हमने बोला कि क्या करना है तुमको, 6-7 महीने से तुम नहीं हो, तुमको रहने का है कि नहीं रहने का है यहाँ पे, जो भी है हमको क्लियर कट बोलो। तो मेरी मम्मी ने और मेरे भाई ने और मैंने, हम तीनों ने उसको बोला कि हम तुम्हारे घर आना चाहते हैं। तो मेरी वाइफ ने ऑलरेडी गलत काम कर चुकी है और उसके माँ बाप को उसने बोल दिया कि अगर मैं अपने पति के घर जाऊंगी और उसको पता चलेगा कि मैंने यहाँ पे कुछ काला काम किया है तो आज नहीं तो कल मेरा डाइवोर्स होने ही वाला है और घर के अंदर झगड़ा होएगा, मारा मारी होएगा, वो बात अलग। इससे अच्छा मुझे अपने पति के घर जाना ही नहीं। उसने एक वकील को फ़ोन किया, उसके आजू बाजू में एक वकील रहती है, उसको बताया सिचुएशन। फिर उसके वकील ने हमको एक नोटिस भेजी कोर्ट की कि डोमेस्टिक वायलेंस की, क्योंकि मैं तो अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए नहीं तैयार था। तो डोमेस्टिक वायलेंस की झूठ मूठ की उसने हमें नोटिस भेजी। फिर मेरे भाई और 10 लाख रुपए का दावा किया। ये बात मैंने अपने फूफा और फूफी दोनों को बताई। उसकी नोटिस की कॉपी मैंने छोटे भाई को भी बताई, मम्मी को बताई। हम सब जन घर में डर गए थे क्योंकि ऐसा कभी कोर्ट कचहरी का काम हमने ज़िंदगी में किया नहीं है और कोर्ट कचहरी में हम लोग कभी आते जाते नहीं हैं। हम लोग इस तरीके का काम नहीं करते, ज़िंदगी में नहीं किया है। हम लोग लेट गो की भावना से काम करते हैं। फिर बाद में छोटे भाई ने उनको फ़ोन किया कि आप क्या चाहते हैं।
तो हमारे पास इतने पैसे नहीं, 1 साल के अंदर आप 10 लाख रुपया मांगते हैं, तो इतना पैसा हमारे पास नहीं है। तो उन लोगों ने बोला कि हमें तो 1 रुपया भी नहीं चाहिए, आप सिर्फ हमको स्वेच्छा से डाइवोर्स दे दीजिए, बस हमें उतना ही चाहिए, सिर्फ डाइवोर्स दे दीजिए बस। तो मेरे भाई ने और मेरी माँ ने मुझे समझाया, फिर मुझे एग्री होना पड़ा इन लोगों से, और फिर बाद में अंडर सेक्शन 13B के हिसाब से म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स हम दोनों ने अर्जी दर्ज की नवंबर 2017 में। तो अप्रैल महीने में चली गई 2017, अप्रैल में, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ये 8वें महीने में हमने ये एप्लीकेशन कोर्ट में, बांद्रा कोर्ट में सबमिट कर दिया दोनों जन ने। वहाँ पे भी मैं जो कोर्ट में अध्यक्ष रहते हैं उनको मैंने बताया कि भाई मुझे डाइवोर्स देने में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसको ये डाइवोर्स नहीं देना चाहता हूँ। तो उन्होंने हमको समझाने की कोशिश की, लेकिन मेरी वाइफ जो है वो तस से मस नहीं हुई, क्योंकि गलत काम करके आई है। उस टाइम पे मुझे नहीं पता था कि ये गलत काम करके आई है। फिर मेरी वाइफ ने तो जब वो अप्रैल महीने में चली गई थी तब वो बोरीवली में काम करती थी, तो मैं बोरीवली में उससे मिलने जाया करता था, उसको मनाने जाया करता था। तो फिर जून जुलाई महीने में मैं उसके घर उसको लेने के लिए गया 2017 में। उसके लिए मैं अपनी शादी के फ़ोटोग्राफ बड़े बनवा के जाता था, स्टूडियो में जाके 1,500 रुपये की 6 कॉपी मैंने निकाली थी, बोलो। उसके लिए मैं डेयरी मिल्क की बड़ी बड़ी कैडबरी लेके जाता था और काफ़ी सारी चीज़ें मैं लेके जाता था। एक बहुत बड़ा बुके लेके गया, बहुत सारी चीज़, यहाँ तक कि हमारे एक दोस्त प्रशांत बूसा, मेरे चाचा चाची को मैंने ये बात बताई कि हमारा डाइवोर्स चल रहा है, तो वो भी मेरे साथ नहीं आए, क्योंकि वो लोग तो मेरा और हमारे घर का पतन होने में ही उन लोग को अच्छा लगता है कि ये लोग ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ने चाहिए, ऐसा उनकी सोच है। हमारा तो कोई कॉमर्शियल, कोई पर्सनल, कोई व्यवहार नहीं है। लेकिन मेरी माँ वो चाचा चाची की बात सुनती है, लेकिन सगे बेटे मेरी बात नहीं सुनती है। मेरी माँ मुझे ये बोलती है, जाती जिंदगी है मारे सुकाम कोई नहीं साथे बगाड़વું જોઈએ, मैं तो आज नहीं तो कल मर जाऊंगी, तो जब मैं मरूंगी तो कोई यहाँ पे जब ये स्मशान भूमि में ये कोई आएगा नहीं, इसलिए मुझे तो सबके साथ संबंध रखना पड़ेगा। मैंने बोला तुम्हारे सगे बेटे के साथ अगर चाचा चाची ये दुर्व्यवहार करते हैं, मिसबिहेव करते हैं, मुझे टॉर्चर करते हैं, तो तुम अपने बेटे को छोड़ के उन लोग के साथ संबंध रखोगी? तो मम्मी ने बोला हाँ मैं तो रखूँगी। इस तरीके का माँ का व्यवहार, मेरी माँ बहुत ज़्यादती कर रही है। घर के अंदर मेरा और मेरी माँ का झगड़ा होता था, आजू बाजू वालों को सबको पता चलता था। जिस हिसाब से उनको पता चलता था कि इसकी माँ भी उसको शेखर को ये धोखा दे रही है, तो हम लोग तो बाहर के लोग हैं। यहाँ तक कि मैंने अपने सभी मम्मी के मामा, अपने मामा मौसी सब जन को ये बात बताई, तो मम्मी मुझे बोलती थी ये लोग मेरा क्या कर लेंगे, ये लोग मेरा कुछ बाल भी बाका नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं आज ये वीडियो उतार के आपको सारी घटना के बारे में मैं बता रहा हूँ। अब फिर नवंबर महीने में कोर्ट में, बांद्रा कोर्ट में एप्लीकेशन देने के बाद मेरी वाइफ और उनके वकील ने बोला कि अब ये डोमेस्टिक वायलेंस का, जब ये तलाक हो जाएगा तब ये डोमेस्टिक वायलेंस का जो केस है हम वापस ले लेंगे, ऐसा उन्होंने बोला। फिर बाद में 6 महीने का कूलिंग पीरियड था। 6 महीने में मैं कम से कम 2-3 बार अपनी वाइफ को लेने के लिए उसके घर गया।
तो मेरी वाइफ ने और उसके पिताजी ने और उसकी मम्मी ने और उसकी बहन ने मेरे साथ बहुत दुर्व्यवहार किया, बहुत ही गलत तरीके से। यहाँ तक कि मैं एक्चुअली जब ये नवंबर महीने में जब हम लोग एप्लीकेशन डाइवोर्स की एप्लीकेशन फाइल करने के लिए बांद्रा कोर्ट में नहीं गए थे, उसके पहले अगस्त महीने में जब मेरी माँ मेरे साथ यहाँ पे नहीं थी कार्तिकीय कॉम्प्लेक्स में, उस टाइम पे मैं फिर हर्षद भाई काणकिया, मेरे फूफा घाटकोपर वाले और मेरी फूफी चंद्राबेन काणकिया, ये किसी का घर तोड़ने में इंटरेस्टेड नहीं है, मेरा घर सलामत रहे, इसलिए उन्होंने रात को 10 बजे गाड़ी निकाली कि चल शेखर, तुम्हारा घर बचा रहे, इसीलिए हम दोनों जन और हम 3 जन वैशाखी के घर जाते हैं। और वैशाखी ठक्कर है उसका, और वैसे तो ठक्कर उसकी सरनेम नहीं है, लेकिन फिर भी वैशाखी ठक्कर बोलते हैं। ठीक है, तो हम उसको लेने के लिए गए। वहाँ पे भी उन लोगों ने बहुत दुर्व्यवहार किया। रात को 10 बजे, करीब 9-10 बजे थे, अगस्त महीने में 2017 को बहुत दुर्व्यवहार किया उन्होंने। फिर बाद में कम से कम 8 दिन तक तो मैं एकदम मौन हो गया। मैंने अपने बॉस को ये सारी घटना के बारे में वियांटे बिजनेस सॉल्यूशन अंधेरी ईस्ट में मिस्टर विक्रम बैनर्जी करके मेरे बॉस थे, उनको भी मैंने सारी बातें बताई, और मन ही मन में बहुत घृणा महसूस करने लगा कि एक और मेरी माँ मेरा साथ नहीं दे रही है, दूसरी ओर मेरी वाइफ मुझे छोड़ के चली गई है, और उसने कुछ गंदा काम किया है, ख़राब काम किया है, लेकिन वो मुझे नहीं पता था। वो बोल नहीं सकती मेरे सामने, वो बोल नहीं पा रही थी, खुद की गलती एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी वो। फिर बाद में डाइवोर्स चल रहा था उस टाइम पे, जब मैं उसके एक डाई बेन करके है, मेरी वाइफ के घर के सामने रहती है, डाई बेन को ये सारी घटना के बारे में मैंने बताया। मैं वहाँ पे रोने लगा कि मुझे अपना घर मैंने बड़ी मुश्किल से बसाया है, मुझे तोड़ना नहीं है। मैं अपनी वाइफ को बहुत चाहता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ उससे, तो इसलिए मुझे अपना घर तोड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तब ये बात मैं नहीं जानता था कि मेरी वाइफ ये दुष्कर्म करके आई है। फिर बाद में मैं उसके घर गया, मेरी वाइफ के घर, तो उनके पप्पा ने मुझे दिल खोल के बात की कि ये जो तुम्हारी वाइफ है, वो किसी के घर रात को सोने के लिए जाती है, तो क्या ऐसी लड़की तुम्हें चलेगी? तो मैंने बोला नहीं, ऐसी लड़की मुझे नहीं चलेगी भाई। तो उसने बोला बस तो हो गया काम, इसीलिए तो डाइवोर्स चल रहा है, अब तुम छोड़ दो। फिर मैंने वहाँ पे रो पड़ा मैं कि मैं अपनी वाइफ को बहुत प्रेम करता था। मेरी वाइफ गरीब घर की थी, लेकिन वो 10वीं और 11वीं के जब ड्रेस पहन के और पुराना थैला लेके मेरे घर पे आई, तो मैं मेरी माँ के सामने देख के रो पड़ा कि ये गरीब घर की लड़की को हमें बहुत अच्छी तरीके से अपने घर में रखना है। तो ये मेरे साइड से मैंने एक भावुक हो गया था कि मुझे अपनी वाइफ को बहुत अच्छी तरीके से रखना है, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये मुझे ही धोखा देगी। उसने तो मुझे ही धोखा दे डाला। घर में अगर माँ के साथ प्रॉब्लम है या कुछ भी छोटा मोटा प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं, लेकिन चरित्रहीन होने का सॉल्यूशन हम कैसे निकालें? हम नहीं निकाल सकते। ऊपर वाले की यही मंजूरी थी कि भाई मैं और मेरी वाइफ दोनों अलग हो जावे, इसलिए हम दोनों अलग हो गए। अगर ऊपर वाले की मंजूरी रहती कि भाई ये दोनों अलग नहीं होने चाहिए, तो कोई कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन अलग नहीं होते। यहाँ पे
माध्यम बनी मेरी माँ, सगी माँ। हाँ? ठीक है, अब मैं अकेला पड़ चुका हूँ। 2017 में छोटे भाई ने या 2018 में मेरे ख्याल से, या 2017 में छोटे भाई ने कांदीवली में, 2017 में ही कांदीवली में नहीं, मेरे ख्याल से 2018 में छोटे भाई ने कांदीवली में घर ले लिया। कांदीवली वेस्ट साई नगर के पास। तो जब कांदीवली में, एक मिनट, ये तो डाइवोर्स हुआ मेरा जून 2018 को। डाइवोर्स चल रहा था मेरा नवंबर 2017 से लेकर जून, 6 महीने। नवंबर 2017 मतलब 2018 तो आ ही गया, 2 महीने के बाद 2018 आ जाता है। ठीक है, तो उसके पहले 2017 में मेरे भाई ने घर ले लिया कांदीवली में। तो मम्मी मेरे घर आती थी और मुझे ये नहीं बताती थी, 2017 में नहीं, 2018 में मेरे छोटे भाई ने, जब हमारा डाइवोर्स चल रहा था उस टाइम पे उसने घर ले लिया कांदीवली में। तो जब कांदीवली में मेरे भाई ने घर ले लिया, उस टाइम पे भी मैं मम्मी को बोल रहा था, मम्मी आप मेरी वाइफ को लेने के लिए एक बार भी मेरे साथ आए नहीं हैं उसके घर उसको लेने के लिए, तो कम से कम एक बार तो आना चाहिए, ये हमारे घर की सदस्य है, ये डाइवोर्स रुक जाएगा, एक बार तो आना चाहिए आपको। तो मम्मी फिर भी नहीं आई। तो छोटे भाई का घर बनाने में, उसका घर बसाने में मेरे माँ को रुचि है, लेकिन मेरा घर टूटते बचाने में मेरी माँ को कोई रुचि नहीं है। कितनी खराब है मेरी माँ, कितनी खराब है मेरी माँ। उसके बाद अपना बुढ़ापा बचाने के लिए मेरी माँ छोटे भाई के घर अपना स्वार्थ देखते हुए वहाँ पे उसके साथ चली जाती है, मुझे यहाँ अकेला छोड़कर। वापस मैं अकेला पड़ गया, डाइवोर्स हो गया। मैंने एक्चुअली तो मेरा डाइवोर्स का पीरियड जो है वो मार्च अप्रैल महीने में ख़त्म हो जाता है, नहीं मई महीने में, मई 2018 को ख़त्म हो गया था। मैंने अपनी वाइफ को बोला कि मैं तुम्हें मई महीने में डाइवोर्स नहीं दूंगा। मैंने 3 महीना और एक्सटेंड किया। मैंने जज को बोला हमें 3 महीना और सोचने का टाइम दे, ये बहुत जीवन का एक महत्वपूर्ण क्षण है, यहाँ पे तोड़ने से ज़्यादा जोड़ने पे ज़्यादा विश्वास किया जाता है और करना भी चाहिए। तो 3 महीना हमें और दे दिया जज ने। तो बाद में जून 2018 तक मैंने राह देखी कि तुम वापस आ जाओ, फिर भी मेरी वाइफ नहीं मानी। डाइवोर्स पीरियड के अंदर टोटल वैसे तो 6 महीने का कूलिंग पीरियड होता है, लेकिन मैंने 9 महीने तक डाइवोर्स को खींचा, क्योंकि मुझे अपना घर तोड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसके बाद मैंने ठंडे दिमाग से सोचा, मैंने अपने दोस्त दिनेश तिवारी के ऑफिस में जाकर अपनी मेरी कहानी बोलता था। मैं शशिकांत भाई घुंटला मेरे दोस्त थे, उनको ये सारी कहानी मैंने बताई। मुकेश भाई वोरा, उनको, मेरे वकील अविनाश जोड़ के, उनको, मेरे सभी सगे संबंधियों, मामा मौसी, सब जन को ये सारी कहानी मैंने बार बार बताई, लेकिन मेरी मदद करने के लिए कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। यहाँ तक कि मेरी सगी माँ भी नहीं आई। जब एप्लीकेशन देना था बांद्रा कोर्ट में डाइवोर्स के लिए, तब मेरी माँ और मेरे भाई आए, लेकिन जब जोड़ने की बात थी तब मेरी माँ नहीं आई मेरे साथ। तो राहुल का घर ले लिया 2018 में, जनवरी फरवरी मार्च महीने में ले लिया था उन्होंने, कांदीवली में, वेस्ट में।
कहाँ पे घर लिया है वो भी मुझे नहीं बताया, क्या एड्रेस है वो भी मुझे नहीं बताया। घर ऐसे ही थोड़ी कोई लिया जाता है, उसका रजिस्ट्रेशन होता है, दलाली होती है, फाइनलाइज करना रहता है, एक दो जन को बताना पड़ता है, बजट फिक्स करना पड़ता है और लोन लेनी पड़ती है। लोन लेने के बाद सोच समझ अपना पगार कितना है, कितना टाइम तक ये यहाँ पे जॉब करेंगे, वो सब समझ बूझ के उसके बाद ही घर लेने की कोई हिम्मत करता है। तो ये सब काम करने के बाद ही मेरे भाई ने ये घर लिया। लेकिन जब ये प्रोसीजर चल रहा था तो कानों कान मुझे मेरी माँ ने ये बात नहीं बताई थी कि हम दूसरा घर ढूंढ रहे हैं करके, या हमने घर खरीद लिया। 2018 से लेकर अभी चल रहा है 2020 का एंड, आज है 7 दिसंबर 2020। कम से कम 2-2.5 साल तो हो ही गए हैं मेरे छोटे भाई ने घर लिया। अभी तक उन्होंने मुझे सामने से घर का एड्रेस नहीं दिया है। मेरा डाइवोर्स तो जुलाई 2018 को हो गया, लेकिन मेरी वाइफ तो मुझे अप्रैल 2017 को ही छोड़ के चली गई है। तो अप्रैल के जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल के 8 महीने 2017 के 8 महीने, 2018 पूरा, 2019 पूरा और अभी 2020 पूरा। 2018, 2019, 2020 और 2017 के 8 महीने, करीब 3 साल और 8 महीने, 3 साल और 8 महीने से मैं अपने घर में अकेला रह रहा हूँ। मेरी माँ 1-आध महीना आके चली जाती है और कभी 2-3 महीने के बाद आती है, लेकिन मेरी दूसरी शादी करवाने में माँ को तो कोई रुचि नहीं है। मैं घर में अकेला रहता हूँ, मैं डिप्रेशन में आ जाता हूँ, मेरी एक्सीडेंट हो जाती है, मेरा सर दुखने लगता है, मेरी तबीयत ठीक नहीं होती है, मुझे फीवर हो जाता है, मुझे खाने पीने का प्रॉब्लम रहता है। तो अभी तुलसी का एक छोड़ है, समझ लीजिए, अपने घर में। तो जब तक आप तुलसी के छोड़ में पानी डालेंगे तब तक वो हरा भरा रहता है। जब आप पानी डालना छोड़ देंगे तो वो सूख जाता है। फिर बाद में उसमें जो उतना लेवल नहीं रहता है कि बाद में इतना जल्दी हरा भरा हो सके। तो वैसे ही स्थिति मेरी है कि मेरी माँ मुझे छोड़ के चली जाती है तो मैं डिप्रेशन में चले जाता हूँ, घर के अंदर अकेला रहता हूँ। और मैं कब मेरी माँ आएगी ये सोचते सोचते मेरी नौकरी मेरे हाथ से बार बार चली जाती है, बार बार चली जाती है, और मेरी तबीयत भी बार बार ख़राब हो जाती है। मेरी माँ मेरे बुलाने के बाद मेरे काफ़ी सारे फ़ोन मैं घुमाता हूँ अपने मामा मौसियों को, नीना मासी, पारू मासी, नीता मासी, सब मौसा को फ़ोन घुमाने के बाद, मैसेज करने के बाद दूसरे अपने दोस्तों को भी बोलता हूँ, इनको फ़ोन करो कि आपका बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, आप अपने बेटे को खो देंगे। तो बाद में बहुत फ़ोन जाने के बाद मेरी माँ मेरे घर में आती है और यहाँ पे 1-आध महीना रह के छोटे भाई के साथ फ़ोन से बातचीत करती है। पहले तो मेरी माँ मुझे अपना जो फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन, वो मुझे दिखा देती थी। अब माँ बेटे में क्या प्रॉब्लम है, माँ को कुछ गलत काम करना नहीं है, किसी के साथ अफेयर करना नहीं है, तो वो मुझे अपना फ़ोन दे देती थी कि भाई तुम चेक कर लो, भाई तुम देख सकते हो, कि तुम ले सकते हो, कि तुम्हें किसी का काम है, किसी का नंबर चाहिए फ़ोन करने के लिए तो तुम ले सकते हो। लेकिन अभी छोटे भाई के साथ बातचीत करके वो जब भी मेरे घर में आती है